के लिए अच्छा मोमेंटम। इनफैक्ट आप देखिए एक बार ज़रा निफ्टी का चार्ट, एक बार के लिए हम रेड में गए, डिप्स मिली, लेकिन उसके बाद मार्केट ने फिर वही 200 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया और वहाँ से फिर ऊपर आए। थोड़ा ऊपर इस तरह से दबाव आया, लेकिन इसको आज मैं कंट्रोल्ड रैली कह रहा हूँ। कंट्रोल्ड रैली इसलिए क्योंकि थोड़ा सा शायद बैंक निफ्टी में प्रेशर है इसकी वजह से, लेकिन बाजी अभी भी क्लियरली बुल्स के फेवर में है। डिप्स पर बाइंग आई, थोड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क ऑब्वियसली बढ़ा है, वरना शायद ये डिप भी ना मिलती आपको। और आईटी क्लियरली आज का सेक्टर ऑफ द डे, इंडेक्स ऑफ द डे, और बाय अ बिग मार्जिन। इनफैक्ट अब 4.5 से 4.5% आईटी इंडेक्स ऊपर है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में 8 से 10% की रैली, वो भी लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में। शानदार मोमेंटम यहाँ पर। एफएमसीजी, फार्मा, यहाँ पर भी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ मार्केट को। हाँ, बैंक निफ्टी में ज़रूर थोड़ी सी मुनाफा वसूली है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर अभी भी काफ़ी शानदार। और एक बार मिड कैप इंडेक्स देखिए ज़रा, एक बार मिड कैप इंडेक्स लेकर आई, क्योंकि सुबह मिड कैप इंडेक्स एक बार के लिए कोलैप्स हो रहा था, लेकिन फिर रिकवरी हुई और अब हम एकदम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पर। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है। वीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन जब निफ्टी इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, माफ़ कीजिएगा, लगातार 7वां सेशन। और जैसे कि आप बात भी कर रहे थे, बैंक निफ्टी में हालांकि थोड़ी मुनाफा वसूली आई, लेकिन जिस तरीके से डिप्स में आज खरीदारी वापस लौटती हुई नजर आई है मिड कैप में, निफ्टी में, तो यहाँ से ये कहा जा सकता है क्या मोमेंटम इंटैक्ट है? अभी कैसा लग रहा है टेक्सचर बाजार का? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? आगे क्या व्यू रहेगा मार्केट पर? बिल्कुल देखिए, मेरा ये मानना है कि निफ्टी पर अब श्रेया सेकेंड डे रनिंग मार्केट ने आपको एक बहुत ही शानदार कंट्रोल्ड मेजर्ड डिप दी, और वो डिप कहाँ आकर रुकी? 200 डे मूविंग एवरेज। अब ध्यान रखिएगा, 200 डे मूविंग एवरेज भी अब धीरे धीरे ऊपर आएगा। अभी 24,050 के आसपास है वो। अब आज का लो 24,120 था। अभी तो लॉन्ग रहना है हमको, 24,150 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखना है। जब तक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हैं आप, तब तक इस मार्केट में कोई चिंता नहीं है। वो 24,050 पर है, तो अप्रोच मेरी वही है, 24,150 से लेकर 24,200 तक की हर गिरावट यहाँ पर आपको बाइंग करनी है, और एक स्टॉप लॉस लगाना है आपको 24,050 का। 24,050 के नीचे अगर आप बंद हुए ध्यान रखिएगा, तभी बाजार का ट्रेंड बदलेगा। तब तक बाजार का ट्रेंड फॉर्मली ऑन द अपसाइड है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, थोड़ी गिरावट मिली आपको। आई थिंक हमने बात की थी आज सुबह कि 55,500 से 55,600 का जोन होगा थोड़ी सी पोजीशन बिल्ड करने का। उसके बाद थोड़ा और गिरा है, लेकिन धीरे धीरे अपनी पोजीशन थोड़ी और जोड़े। जब तक ये 54,800 55,000 के जोन को डिफेंड कर रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ है, 56,000 के टारगेट पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग लॉजिकल भी थी, लाजमी भी थी, क्योंकि हमने 56,000 के टारगेट की बात की थी। तो वहाँ पर आपका थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में कोई आसमान नहीं टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे जो 58,000 से 60,000 के बड़े टारगेट हैं, वो अभी भी ओपन है। तो क्लियरली यहाँ पर अभी भी मोमेंटम स्ट्रांग है। वीरू के पास चलते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेंड्स की बात करते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। इंडिविजुअल स्टॉक्स, वो स्टॉक्स जो एज पे बैठे हैं ब्रेकआउट के, इसमें बड़ा नाम है अनुज, क्योंकि अभी आईटी का जिक्र हो रहा था, एफएमसीजी का, फार्मा का, लेकिन इससे हट के अगर आप देखें तो आज एक दिग्गज ये एनबीएफसी बजाज फाइनेंस, मैं जरा इसके डायरेक्टर साहब रोल ओवर के स्टैट्स लेके आइए। मतलब इसने बाजार की डाउनसाइड में पार्टिसिपेट तो करा ही नहीं था। एट 9298 डे हाई पर इवन इसने आज अपना शॉर्ट टर्म एवरेजेस में जो अलाइंड 10 डे में है उसको भी नहीं छुआ गया। वहाँ से क्या स्ट्रॉन्ग मूव अनुज, 9300 इस थ्रेश होल्ड पॉइंट को, और 72% रोल ओवर, एक्सपायरी -1, अभी एक्सपायरी बाकी है कल का सेशन। सेम्स एक कंट्रोल अगर आप देखें बुल्स की ग्रिप में ये स्टॉक, और 9300 इसके लिए थ्रेश होल्ड पॉइंट होगा। मैं वही स्टॉक्स ले रहा हूँ जो कि एज पे बैठे हुए हैं। तो मूव एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग बाइंग, 16 लाख शेयर्स ऐड हुए यहाँ पर आपके मई फ्यूचर्स में। एक हो गया बजाज फाइनेंस, दूसरा लेके आइए एज पे एफएमसीजी बास्केट में ही, लुक एट जुबिलेंट फूड्स। मेरे स्क्रीन पे स्पॉट का भाव है 706, मैं इनफैक्ट लिख भी लेता हूँ, जुबिलेंट फूड्स 706 पे ट्रेड करता हुआ, अच्छी बाइंग 736, इनफैक्ट डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, और मॉर्निंग स्विंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। पैटर्न और 59% रोल ओवर, ये भी अनुज अब ऑलमोस्ट अपना जो लास्ट स्विंग हाई था, मतलब 19 फरवरी का, उसको ऑलमोस्ट टच करने की कोशिश करता हुआ। तो अलाइनमेंट 50 लाख शेयर जुड़े हैं यहाँ पर, काफ़ी देर से विटनेस कर रहा हूँ इसको। आज इसमें 580 तक का डिप था, माफ़ कीजिएगा, डिप था करीब 690 तक का।
ऊपर बहुत स्ट्रांगली बाय किया बाजार ने उसको, और एक जुबिलेंट हो गया। और एक स्टॉक और रखिएगा स्क्रीन पे जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, और वो है मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट। मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से कह रहा था अनुज, आज पहली बार पोस्ट 11 फरवरी ये अपना 20 डेमा के ऊपर सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन में ट्रेड करना शुरू कर रहा है। तो अच्छी शॉर्ट्स यहाँ पे थी, सारी कवर होती हुई 55% रोल ओवर। तो 3 स्टॉक्स अनुज, बजाज फाइनेंस, एक जुबिलेंट फूड्स सुपर एग्रेसिव, और तीसरा है बिरला सॉफ्ट, एक रिवर्सल, एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट अनुज। और ये 3 स्टॉक्स के साथ साथ एक लास्ट है पॉसिबली, दैट्स कोटक महिंद्रा बैंक। बट अनुज, यहाँ आज हमारी तेज़ी को स्पॉन्सर किया निफ्टी आईटी ने। वो मैं जानबूझ के बिरला सॉफ्ट का जिक्र किया अनुज, शॉर्ट कवरिंग को क्या आईटी में, अभी मिड कैप आईटी में क्योंकि काफ़ी शॉर्ट थे, अप्रैल में मान रहा हूँ कि अभी भी शॉर्ट्स काफ़ी खड़े हुए हैं, वो शॉर्ट कवरिंग का स्विंग मिलेगा आईटी में भी और मिड कैप आईटी में स्पेशली? देखिए वीरू, अब मिड कैप आईटी में तो खैर वैसे भी बहुत लोगों का मानना है कि शायद मिड कैप आईटी में तो नंबर इतने ख़राब आए भी ना, और कोफोज जैसे कंपनियां तो शायद एक बार फिर से नंबर तो अच्छे डिलीवर करें, कोफोज और परसिस्टेंट। आई थिंक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आईटी इंडेक्स जो है वो अब किस मुकाम पर है और यहाँ पर आपको करना क्या है। आई थिंक निफ्टी आईटी ने एक, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाया। स्ट्रॉन्ग बॉटम क्या होता है? जब खराब खबर पर स्टॉक्स गिरना बंद कर देते हैं। आई थिंक जिस दिन विप्रो खराब खबर पर गिरना बंद हुआ, उसके अगले दिन इन्फोसिस और टाटा एलेक्सी खराब नंबर पर नहीं गिरे, तो क्लियर था। और एचसीएल टेक के तो आज अच्छे नंबर्स थे, इसके लिए आज हमने सुबह उसको हमारा बिग स्टॉक भी बनाया था, और बात भी हुई थी कि यहाँ पर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। एक बार इंटरडे दिखाइए प्लीज़ एचसीएल टेक का। और अब देखिए, आप हर डिप में पोजीशन ऐड करें यहाँ पर निफ्टी आईटी में, और बड़ी सारी कंपनियों के नंबर आ गए आईटी के, सिर्फ टेक महिंद्रा बाकी है। टॉप 4 के तो आ गए, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं। कल आई थिंक एलटीआईएम के नंबर्स आएंगे, थोड़े सॉफ्ट नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन अब मार्केट ख़राब नंबर पर गिर नहीं रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शायद अब ख़राब नंबर्स पर मार्केट गिरे ना, क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा मार्केट गिर चुका है, और यूएस की मंदी पूरी तरीके से पचा चुका है। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी संज्ञान लिया है कि यूएस में मंदी आ सकती है, और वो भी अब बैकफुट पर आ रहे हैं। अब अगर वो टैरिफ भी सब कुछ वापस हो जाएगा, अगर सब कुछ वो जो वहाँ लड़ाई चल रही है वही अगर वापस हो जाएगी, तो फिर हो सकता है कि यूएस में भी मंदी ना आए। और आई थिंक हमारी पिछले 2 हफ्ते पहले एक बार बात भी ये हो रही थी, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे लेवल थे, क्योंकि अगर मंदी आ गई तो भाव में, अगर नहीं आई तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो उस हिसाब से आई थिंक आईटी में भी इस समय मौके शानदार हैं। बस एक चीज़ यह ध्यान रखें कि आईटी में बीच बीच में स्टॉक्स गिरेंगे भी, क्योंकि वो काफ़ी हद तक नैस्डैक के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे बाकी हमारे डोमेस्टिक फेसिंग स्टॉक्स है, वो तो अब हमारी इकोनॉमी के ऊपर चलेंगे। आईटी स्टॉक्स में अभी भी ओवरनाइट कभी कुछ उल्टा सुल्टा आ गया तो उसका इम्पैक्ट कभी भी आ सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स के लिए, और कार्यक्रम का क्रम है। श्रेया जी, उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ओवरऑल मिड कैप को लेकर है। हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में शानदार रैली देखी। बैंक निफ्टी की ही बात कर लीजिए, 1 महीने में 10% का रिटर्न, लेकिन मिड कैप में एक रैली ड्यूटी थी, लेकिन क्या लग रहा है कि वो अब आ गया है? स्टॉक स्पेसिफिक हमें होना चाहिए मिड कैप में। ओवरऑल व्यू क्या होगा, आउटलुक आपका मिड कैप को लेकर? देखिए, मिड कैप में अब हम अपने लो से करीब करीब श्रेया 17% रिकवर हो चुके हैं, और अपने हाई से हम करीब करीब 9-9.5% दूर हैं, और 1-8% की मिड कैप इंडेक्स में रैली के बाद हम ऑलमोस्ट 2/3 रिट्रेसमेंट पे पहुंच जाएंगे, जहां पर उसका असली टेस्ट होगा। लेकिन मिड और स्मॉल कैप में मुझे लग रहा है अभी भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन मिड और स्मॉल कैप में ना अभी भी मैं कहूँगा काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अपने प्रीवियस हाई से बहुत नीचे हैं, उनको छोड़ दें आप। वो स्पेशली अगर इस रैली में नहीं चले तो नहीं चलेंगे। फोकस वहीं पर रखें जहाँ पर स्ट्रेंथ है। आई थिंक मिड कैप आईटी, मिड कैप फार्मा, एफएमसीजी, आई थिंक डिफेंस, आई थिंक ये कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉकेट्स जहाँ पे फोकस हो सकता है। अब चलिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। बाजार में लगातार 8वें सत्र में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, तो तेज़ी वाले स्टॉक्स के साथ शुरुआत होगी, जहाँ पे खरीदारी होती हुई आज के सेशन में देखने को मिली है। ज़्यादातर स्टॉक्स स्वाभाविक तौर पर आपको आईटी इंडेक्स से ही नजर आएंगे। इन्फोसिस देखिए 4.25% की तेज़ी, विप्रो में खरीदारी होती हुई दिखी 4.5% से ज़्यादा, टेक महिंद्रा 4.5%, और टाटा मोटर्स यहाँ पे ऑटो पैक में भी आज तेज़ी है, तो 4.25% के करीब ये उछल गया। इसके बाद देखिए EU स्मॉल फाइनेंस बैंक शानदार रिजल्ट्स, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया, लगभग 9% की तेज़ी। HCL टेक अगेन रिजल्ट ठीक लगे बाजार को, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया, 8% की खरीदारी। कोफोर्ज और KPI टेक में भी हमें रैली देखने को मिली 6.5% और 5.5% के करीब। लेकिन
मार्केट में कुछ ऐसे भी स्टॉक्स जहां पर डेंट ज़्यादा पड़ा है। ग्रासिम उसमें शामिल है, 2.5% की गिरावट। आयशर मोटर्स पे डेंट पड़ा आज 1.5%। HDFC बैंक में मुनाफा वसूली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में थोड़ा दबाव आज के सत्र में, तो ये 1.5% लुढ़का। कोटक महिंद्रा बैंक भी लगभग 1.25% की गिरावट के साथ कर रहा है कामकाज। अगेन आप देखिए वोल्टास, इस वाले स्पेस में भी आपको थोड़ी मुनाफा वसूली होती हुई नजर आएगी। 3.5% टूटा। मुथूट फाइनेंस 3.25% से ज़्यादा की गिरावट। क्रॉम्पटन पे डेट पड़ता नजर आया 3.5%, और एंजल वन भी आज गिरावट का शिकार होते हुए नजर आया है 1.5% से ज़्यादा। चलिए अब कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। हमारे पास फंडामेंटल राय देने के लिए मौजूद होंगे जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे और आशीष कयाल जी से। 2:20 पर IT कंपनियों के नतीजों का रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे आशीष वर्मा। साथ ही पूरे सेक्टर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वासुकी इंडिया फंड की सीनियर IT रिसर्च एनालिस्ट ओंकार टंगसाले जी। 2:30 बजे हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले के Q4 नतीजों का पोल लेकर आएंगे मंगलम मालू, और SBI लाइफ के नतीजों का अनुमान बताएंगे यस जैन। साथ ही यतिन मोता एक्सिस बैंक, तो आशीष वर्मा टेक महिंद्रा के नतीजों का प्रीव्यू करेंगे। 2:45 पर विनी मोतीवाला बताएंगे और फार्मा में तेजी आखिर क्यों है। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के CIO इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जी। 3:05 पर यतिन बताएंगे आपको डेली रूम में किन स्टॉक्स पर फोकस है। 3:10 पर अनुज जी से कल के लिए स्ट्रैटेजी लेंगे। साथ ही 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए शो की शुरुआत करते हैं फिर, और हमारा पैनल तैयार है। कॉल्स की शुरुआत करते हैं। राधर, गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए क्या रहेगा इस समय का ट्रेड? आई थिंक दवा प्योरली मेरे ख्याल से औरोबिंदो फार्मा पर ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा अप मूव मिला है, सेटअप सही है। 1240 पर ट्रेड कर रहा है औरोबिंदो फार्मा। स्टॉप लगाना चाहिए 1227 पर, करीब 13 रुपए है। नियर टर्म टारगेट 1250 1260। आई थिंक 1260 का एक रीजनेबल टारगेट होना चाहिए औरो फार्मा। जी हाँ, औरो फार्मा 1241 पे स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए अशोक लेलैंड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप पैटर्न देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड दिख ही रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने फेब के हाईज को ब्रीच किया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से करीब 15-20 रुपए का आपको अशोक लेलैंड दिखा सकता है। एक ट्रेडिंग कॉल लेना हो तो खरीदारी करंट लेवल्स पे की जा सकती है। 226 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 235 रुपए 235 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स है। अगर चाहें तो 230 वाला मे मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 9 रुपए 20 पैसे के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 230 का मे मंथ का कॉल ऑप्शन, उसमें आपको 7.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और इस ऑप्शन में 12.5 रुपए के टारगेट सेट करना है। अशोक लेलैंड डे हाई पर कर रहा है कारोबार 228 के लेवल पर। ये मानस जी के पिक बताइए। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून, आपके पिक क्या होगी आज के सेशन के लिए? देखिए आज के सेशन में मेरी जो पिक है वो है कर्नाटका बैंक। बहुत समय के बाद में यहाँ पर एक हलचल होती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी दिखाई है और आज के दिन में डे हाई पे ही कारोबार कर रहा है, तो कर्नाटका बैंक पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा नीचे 193 का, और 211 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। ओके, कर्नाटका बैंक का हो गई आशीष कयाल जी की पिक। विकास जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून जी। देखो मेरा बाइंग कॉल रहेगा हिंडाल्को में। जिस हिसाब से लास्ट टाइम जो फॉल देखने मिला था उसका ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पे रिकवर हो चुका है। मुझे लगता है यहाँ से वापस ये जो 61-80 का जो परसेंटेज है रेशो का, वहां तक का एक अपने यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो 650 के टारगेट के लिए यहाँ पे हिंडाल्को बाय करना है। 620 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज इंट्राडे में देखने मिला है, वहां से लो बना के वापस एक रिकवरी इंट्राडे में देखने मिली है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक फ्रेश अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। 650 के टारगेट के लिए 620 का स्टॉप लॉस लगा के हिंडाल्को यहाँ पे बाय करना है। ओके, हिंडाल्को आपका 629.70 पे बाय कॉल है, स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ यहाँ पे। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए मेरी नजर है एस्ट्रल पे। एस्ट्रल अपने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पे खड़ा था और वो रेजिस्टेंस का था करीबन 1380। 1404 पे चल रहा है, तो ये रेजिस्टेंस इसने पार किया है। तो मुझे लगता है कि एस्ट्रल में और थोड़ी आप रैली यहाँ से देख पाओगे। सो एट अ लेवल ऑफ 1404 इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1380 का, जो ब्रेकआउट था वही स्टॉप लॉस करेंगे। तो 1380 के स्टॉप लॉस के साथ एस्ट्रल बाय करें। इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 1450 से लेकर 1480। 1450 से लेके 1480 के टारगेट के लिए एस्ट्रल बाय कर सकते हैं आप। राजेश सातपुते जी की पिक आपके लिए आती हुई। अब टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए, चलते हैं गौरांग जी के पास। गौरांग जी प्रणाम, बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा?
आपको और सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो विकल्प के रूप में हमने आज जो क्षेत्र बहुत ही मजबूती के साथ चहक रहा है उसमें से ही एक दिग्गज कंपनी जिसके परिणाम हमने हाल ही में देखे थे, HCL टेक्नोलॉजीज, इस शेयर का हमने चयन किया है। हमने पहले भी अनुज भाई से बात करते हुए हमारी जो कंपनी है जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और हमारा जो भरोसा आईटी क्षेत्र पर वो बहुत ही कायम था और वो आज के तारीख में तो और मजबूत भी हो गया है। बुनियादी तर्क के आधार पर श्रेया जी, लक्ष्यांक को लेकर के जो परिवर्तन हुए वो करीबन 1900 के पार या उसके आसपास के लक्ष्यांक है। भले आज करीबन 7% के ऊपर की हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, लेकिन निवेश है तो बने रहे। और जोड़ना है तो थोड़ा थोड़ा जोड़ सकते हैं इस स्तर पर, और फिर गिरावट आती है तो। और अगर किसी को निवेश करना है तो यही रणनीति कारगर होगी कि शुरुआत कीजिए इस स्तर से, पूरी ताकत मत लगाइए, लेकिन थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो और जोड़ते जाए। ओके, मीन मेरी नज़र मेरी नज़र जा रही है परसों के हमारे माफ़ कीजिएगा थोड़ा मेरे गले के लिए, परसों का हमारा स्पॉटलाइट LTF, एक बार इसका चार्ट लेकर आइए ज़रा। और मेरे ख्याल से NBFC शेयरों में शायद इस समय ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और ये देखिए एक फ्रेश ब्रेकआउट के साइन यहाँ पर, इसका ऑल टाइम हाई था करीब 200 रुपये, अब 180 पर ये। राजेश जी, हमने आई थिंक इस पर लगातार बात की है LTF पर, कोई फ्रेश ट्रेड इस स्टॉक पर? अनुज जी देखिए, ये कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेड है जो चार्ट दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट देखते हो तो आपको दिखता है कि इसका जो टारगेट अनफोल्ड हो चुका है पोस्ट ब्रेकआउट, ब्रेकआउट था करीबन 168 का, तो पोस्ट 168 इसका टारगेट अनफोल्ड होता है 190 प्लस का। तो आई थिंक इट्स अ कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेड। 190 के टारगेट के लिए आप होल्ड रखे, फ्रेश लॉन्ग करना है तो 175 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, प्रोबेबली 173 का स्टॉप लॉस लगाइए और 190 प्लस के टारगेट के लिए इस ट्रेड में उतरिए। 190 प्लस के टारगेट L&T फाइनेंस में नजर आ रहे हैं। फिलहाल डे हाई पर कर रहा है कारोबार, शानदार रैली, 4% ज़्यादा की तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में फिलहाल देखने को मिल रही है। और कई काउंटर्स देखें आप जो डे हाई पर हैं, ऑब्वियसली आपको देखेंगे विप्रो डे हाई पर अभी कारोबार करता हुआ, पूरे IT पैक में शानदार रैली। और ज़्यादातर हम इस पे शो में आगे भी बात करेंगे पूरे IT पैक के नतीजे जितने भी आए हैं अभी फ़िलहाल वो कैसे रहे। लेकिन विप्रो के नतीजे वाव नहीं थे, लेकिन फिर भी आज देखिए शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में? गाबा जी आप बताइए। विप्रो डे हाई पर कर रहा है कारोबार, जिनके पास नहीं है क्या वो अभी विप्रो में फ़िलहाल, हालांकि बहुत तेज़ी है इसमें, कब बाई कर सकते हैं, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको, और जिनके पास है वो क्या करे अभी फिलहाल? अगर जिनके पास है तो होल्ड करना चाहिए विप्रो। उसका रीजन ये है कि काफी गिरावट हुई है। वन, जो लोअर लेवल पे जो सेटअप बना हुआ है मेरे ख्याल से यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगर बॉटम आउट होगा विप्रो तो यहीं से होगा। स्टॉप लगाना चाहिए 235 का, ले लेना चाहिए 270 एक ट्रेड है, वहां तक पॉसिबल है ट्रेड। उसको 2-4 दिन लग सकते हैं, लेकिन लगता है लेने की जगह अच्छी है, सेटअप सही है विप्रो का। एग्रेसिव ट्रेड है लेकिन रिस्क है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एग्रेसिव ट्रेड है, इट्स गुड विप्रो। जो एग्रेसिव है बट थोड़ा सा रिस्क लेना बनता है, कैलकुलेटेड रिस्क। मीनवाइल एक थीम और जो कि पूरी आज स्क्रीन पे मैच्योरनेस दिखा रही है। लुक एट BSE, लुक एट CDSL, लुक एट CAMS, लुक एट MCX। ये एक्सचेंजेस की, डिपॉजिटरीज की और कैपिटल मार्केट की थीम इस वक्त चरम पे है। डे हाई पे BSE 6439 नया ऑल टाइम हाई, 6119 MCX इस दौर का नया हाई, CAMS 4070 पे स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई पर। CDSL को लेके आइएगा, सारे एवरेजेस को बाइसेक्ट करता हुआ CDSL डे हाई पर। ये आशीष कयाल जी, अभी अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्लोजिंग में ही इस थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग सिम को अगर खेलना है तो एक स्टॉक और एक ऑप्शन बताइएगा। ऑप्शन तो आपके पास नो डाउट मई के सिवा कुछ है ही नहीं, क्या क्या ग्रैब करना चाहेंगे आप इस क्लोजिंग में? देखिए इस क्लोजिंग में अगर मैं देखना चाहूंगा, यहाँ पर जो मोमेंटम बन रहा है वो स्टॉक जो CDSL जैसे कि आप बात कर रहे थे, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक अगर आप देखेंगे SJVN, यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ सकता है ये स्टॉक के अंदर। तो CDSL SJVN ये दोनों स्टॉक है जिसपे आपको नजर बनाए रखनी होगी। CDSL में मेरे ख्याल से गुंजाइश है कि एक दिन के अंदर, अगर मैं शॉर्ट टर्म 15 मिनट के चार्ट पे भी देखूं, इसने जस्ट अभी ब्रेकआउट दिया है। यहाँ से 1375 तक के लेवल्स, 1370 1375 तक के लेवल्स ये स्टॉक दिखा सकता है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की जा सकती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो करीबन 1340 का जो कॉल ऑप्शन है, 1340 का कॉल ऑप्शन पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पे 13 रुपए के आसपास चल रहा है ये स्टॉक का कॉल ऑप्शन। और यहाँ पे मेरे ख्याल से करीबन 20 रुपए के टारगेट आप यहाँ पे
देख पाएंगे। नीचे में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं करीबन 7 रुपए के आसपास, शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेड है। और एसजीवीएन पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आना बाकी है, लेकिन आना चाहिए। ओवरऑल सेक्टर सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पर ये स्टॉक का जो ऊपर का जो टारगेट निकल कर आता है वो करीबन 104 का है। तो एसजीवीएन पे नजर बनाए रखें 104 के टारगेट के लिए। नीचे स्टॉप लगाना होगा आपको यहाँ पर करीबन 96 लेवल्स का। बिल्कुल। देखिए, खैर CDSL की बात हो रही थी, ध्यान रखिएगा शायद अप्रैल के ऑप्शन आपका ब्रोकर आपको ना लेने दे, लेकिन मई का ऑप्शन अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। 1342 पर है। आई थिंक कल या परसों भी हमारी बात हुई थी कि इसमें अभी भी काफ़ी गैप है। आप देखिए BSE ऑल टाइम हाई पर है, काफ़ी और स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर हैं। उसका प्रॉक्सी जो है कोई लॉजिक नहीं है कि CDSL अभी भी अपने हाई से इतना दूर रहे। और वीरू, मैं इसका डेली चार्ट देख रहा था, अब ये 200 डे मूविंग एवरेज को स्ट्राइक करने जा रहा है। मैं सिंपल देखता हूँ, उसको देखने जा रहा है, स्ट्राइक करने जा रहा है। और हाइज इसके थे करीब करीब 1990 के करीब, तो उससे तो अभी भी काफ़ी गैप है। और नॉर्मली ये शेयर BSE की लाइन पर चलता है, साथ साथ चलता है BSE के, तो BSE में अच्छा मोमेंटम है लग रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मोमेंटम काफ़ी शानदार बन रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल, और शानदार मोमेंटम और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हम वीकली क्लोज की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ऑल दो याद रखिएगा अभी 2 दिन बाकी हैं, बट यस डे हाई पर और 2 एवरेजेस आज ही की इस कैंडल में क्रिएट करता हुआ। अनुज, अब सेंटीमेंट सुधर रहे हैं, 24,500 को आप दस्तक दे रहे हैं, और अगर इस अर्निंग सीजन में हमें थोड़ा बहुत मनोबल और मिल गया, कुछ अच्छी अर्निंग्स से एफआईज हैं ही, तो ये भी एक अच्छी बास्केट है ना। आई थिंक जैसे कि CDSL पे बात हुई, यस, अगर आप कंपेयर करें वर्सेस हाई, आई मीन 2000 का आई था अनुज, स्टिल 1350 पर है। ये थीम कैसी लग रही है? नहीं, आई थिंक इसमें बास्केट, आपने जैसे बोला बास्केट अप्रोच इसमें शायद काम करे। BSE, MCX, CDSL, CAMS, ये सारे के सारे स्टॉक्स, आई थिंक HDFC AMC, आई थिंक वो एक और कैंडिडेट हो सकता है। ऐसे आई थिंक कई कैंडिडेट्स हो सकते हैं वीरू, जहाँ पर अच्छा मोमेंटम अभी से बन रहा है। हाँ, अगेन व्यू आपका यही है कि क्या ये बाकी में एक फ्रेश तेज़ी है जो वापस ना सिर्फ प्रीवियस हाइज निकालेगी बल्कि और ऊपर जाएगी। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन निफ्टी में भी क्या वही कॉन्फिडेंस उस हिसाब से बनेगा? तो मेरे ख्याल से बन सकता है। लेकिन देखिए, बात करते करते 1340 पे हमने CDSL पिक किया था, 1348 तो हो गया ऑलरेडी। एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर आइए चार्ट उसका, ये देखिए किस तरीके से पिछले 1 या 2 मिनट में मूव आया है इसमें। बिल्कुल, CDSL अच्छी स्पॉटिंग देना, करीब 1348 पे ट्रेड करता हुआ। गौरांग जी, आप कैपिटल मार्केट थीम में से क्या बाय करना चाहेंगे इस वक्त? वीरेंद्र, मेरे ख्याल से हमने पिछले हफ्ते या उसके पहले वाले हफ्ते में कैम्स का जिक्र किया था हमारे ही चैनल CNBC आवाज पर, और करीबन 4500 के आसपास कैम्स पर हमने लक्ष्यांक, ये मैं बुनियादी तर्क के आधार पर बात कर रहा हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ वीरेंद्र के जो जितनी भी कंपनियां भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई हैं, कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई हैं, वो बहुत ही बेहतर रुझान करेगी, क्योंकि हमारा आकलन कहता है कि शेयर बाजार भी अच्छा कामकाज करेगा। फिर वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर BSE हो, या फिर कमोडिटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर MCX हो, या फिर कैम्स, या फिर CDSL जैसी कंपनियां, या फिर इंटरमीडिएटरीज जैसे कि ब्रोकरेज है। विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि सिवाय कैम्प्स के दूसरे में कवरेज नहीं है, लेकिन अगर शेयर बाजार अच्छा करता है तो ये भी अच्छा करेंगे, और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां भी बेहतरीन कामकाज करेंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब IT शेयरों में आज तूफानी तेज़ी है। टेक महिंद्रा को छोड़कर बाकी सभी दिग्गज IT कंपनियों के नंबर्स आ गए हैं। नंबर्स में क्या है खास, बाजार को क्या पसंद आया, ये जानकारी लेकर आशीष जुड़े हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून। हाँ, तो कह लीजिए IT की रिपोर्ट कार्ड आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। अब तो चारों दिग्गजों के नंबर्स आ गए हैं। अच्छा, एक्सपेक्टेड था कि Q4 का परफॉर्मेंस कमजोर रहेगा, क्योंकि Q4 एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है और थोड़ा मैक्रो एनवायरनमेंट भी हम सब जानते हैं दिक्कत में आ गया था। पर जो स्ट्रीट मान के चल रहा था उस पे सबने डिसअपॉइंट करा। सबने से मेरा मतलब है TCS, विप्रो और इन्फोसिस। HCL टेक अपन ने कहा था 0 से -1% की शायद कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू आएगी, तो वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। बाकी सबने डिसअपॉइंट करा, और HCL टेक भी दरअसल उस बैंड के लोअर थ्रेशोल्ड पे आता हुआ। नोटिस करिए 0.83 का है और एक का 3.5% का दबाव। दूसरी बात, ये तो खैर क्वार्टर परफॉर्मेंस था। इंपॉर्टेंट है डील विंस। Q3 सब IT कंपनीज के लिए, मैंने कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का सेकेंड हाफ ऐसा लगा था डील विंस पिकअप हो रही है, तो Q3 डील विंस स्ट्रांग थी। अच्छी बात यह हुई
कि Q4 में डील विंस इवन स्ट्रॉन्गर है। ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डॉलर बिलियन में आईटी कंपनीज की और सीक्वेंशली किस तरह का जंप देखने को मिल रहा है वो आपके सामने तस्वीर रख दी है मैंने। तो डील बुकिंग स्ट्रांग हो रही है, टीसीवी तगड़े हैं जो कंपनीज बैक कर रही हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री जरूर कॉशियस थी। हमने मैनेजमेंट से चर्चाएं करी, टीसीएस वगैरह से। ये जब रिजल्ट्स आ रहे थे ये उस समय आए हैं जब अब तक क्लैरिटी नहीं है ग्लोबल लैंडस्केप की, टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी लिंगर ऑन कर रही है। तो बट ऑब्वियसली सारे मैनेजमेंट कॉशियस हैं, वेट एंड वॉच का नजरिया बना के चल रहे हैं। डील प्रोजेक्ट्स डिलेज की बात कर रहे हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स को लेकर अनसर्टेनिटी है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, एनवायरमेंट ही वैसा था। पर अच्छी बात यह है जो गाइडेंस और आउटलुक की कमेंट्री है, एक तो डील बुकिंग स्ट्रांग थी, उससे भरोसा बढ़ना चाहिए आपका। दूसरा, सारी आईटी कंपनीज में विप्रो की गाइडेंस ने आपको मायूस किया होगा। 3.5% से -1.5% नेगेटिव की बात करी थी उन्होंने, पर विप्रो गाइड करता है अगले क्वार्टर के लिए और इसी अगले क्वार्टर में बहुत अनसर्टेनिटी है, इसीलिए बनता है विप्रो का। बाकी दोनों जो पूरे फाइनेंशियल ईयर की गाइडेंस देते हैं, इन्फोसिस और HCL टेक्नोलॉजीज, ये दोनों मान रहे हैं कि शायद एक ग्रोथ ईयर ही हो। जैसे इन्फोसिस कह रहा है 0 से 3%, HCL टेक कह रहा है 2 से 5%, और ये दोनों अपने लोअर थ्रेशोल्ड में ये कह रहे हैं कि हम सारी अनसर्टेनिटी फैक्टर इन कर रहे हैं। तो या तो फ्लैट है या ग्रोथ क्वार्टर निगेटिव नहीं होगा। टीसीएस गाइड नहीं करता, लेकिन टीसीएस ने अपनी बातचीत में, अपनी कमेंट्री में कहा था सारे इंपॉर्टेंट मार्केट्स में हम ये मान के चल रहे हैं कि FY26 ओवर FY25 बेहतर देखने को मिलेगा। तो हो सकता है नियर टर्म इश्यूज हो जो विप्रो की गाइडेंस बताती है और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री बताती है, लेकिन इवेंचुअली FY26 में शायद ग्रोथ पिकअप करती हुई नजर आए। शायद ये रीजन हो सकता है कि कंसर्न्स प्राइस में है, आउटलुक बेहतर है और HCL टेक ने थोड़ा सा भरोसा दे दिया है। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। अब इसी क्योंकि आईटी डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़े हुए हैं। क्वार्टर 4 नतीजों के बाद अब आईटी कंपनियों के आगे की तस्वीर क्या बन रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वासुकी इंडिया फंड के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट ओमकार टंगसाले जी मौजूद हैं। ओमकार जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। शुरुआत सर इसी से करना चाहूँगी, आपने आशीष जी को भी सुना होगा, रिजल्ट्स आए दिग्गजों के, आपने भी इसको ध्यान से देखा होगा। आईटी पेन में रहा था पिछले काफ़ी दिनों से, लेकिन अब एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है। इस रिवाइवल को कैसे देख रहे हैं आप? आउटलुक क्या लग रहा है आईटी सेक्टर को लेकर? जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का सबसे पहले तो। और आईटी का अगर मैं बात करूँ तो आईटी के जो कमेंट्री है ऑल मैनेजमेंट, टीसीएस हो या इन्फोसिस हो या विप्रो हो या HCL टेक हो, उसमें एक चीज़ कॉमन है जहाँ की डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में पिकअप नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये कॉशनरी स्टेप्स रहेगा आगे जाके। आईटी स्पेंड्स में डिले हो सकते हैं जो कि रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर्स थोड़े से डिले हो सकते हैं उसकी वजह से। थर्ड इंडिकेटर है जो एम्प्लॉय एडिशंस के है, एम्प्लॉय एडिशंस उतने ज़्यादा नहीं दिख रहे, तो जल्दी से रैंप अप होने की आशंका थोड़ी कम है। तो मेरे हिसाब से आज जो कि बाजार में ये ग्रोथ देखने को मिल रही है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द ईज इन द टैरिफ वॉर, क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में थोड़ा सा ईज हो रहा है, उसके एक पॉजिटिव इसके लिए हो रहे थे। और आईटी स्टॉक्स बहुत दिनों से करेक्ट हो रहे थे, तो वैल्यूएशन कंफर्ट मिलता है, तो आज तेजी दिखने को मिल रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक सस्टेनेबल हो सकता है। एनी बैड न्यूज और एनी एक सेंटिमेंटल उसमें निगेटिव आ सकता है। लेकिन आने वाले 6 महीने तो क्लोजली देखना चाहिए कि उसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है और कैसे डील रैंप अप हो रहे हैं। हालांकि डील विंस अच्छे हैं, उनकी कैपेसिटी है, एक्सपांशन हो सकता है। अगर मार्केट में सुधार आता है और एक विजिबिलिटी दिखती है लार्ज फंड से, तो आप उसमें देख सकते हैं कि आईटी डेफिनेटली पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन ये अगले 6 महीने थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेंगे। बट उनका एक चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं, आई मीन जस्ट कंपेयर लार्ज कैप आईटी वर्सेस मिड कैप आईटी, जैसा कि आशीष ने भी कहा और आपने भी कहा कि डील विन मोमेंटम था, वो स्टिल इट परसिस्ट स्ट्रॉन्ग। इस क्वार्टर में भी है, वो है, और Q3 तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इंडिविजुअली किसी कंपनी में जहां कोलैप्स होता हुआ नजर आया आपको डील मोमेंटम, जहां पे अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए आपको रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है, कुछ केसेस जो इंडिविजुअल केसेस जो स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ जो कोलैप्स हो रहे हैं, थोड़ा बाइसेक्ट करेंगे आप?
डील कैंसलेशन अभी तक तो नहीं हुआ है, टीसीएस ने भी नहीं बोला, कल एचसीएल टेक ने कॉल पे भी नहीं बोला कि डील कैंसलेशन अभी तक हुए है। हालांकि हो सकता है मेजरली डील टीसीवीज डिले हो सकते हैं रैंप अप के लिए, तो उसमें रेवेन्यू जनरेशन आईटी बिलिंग लेट होने की वजह से रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा नियर टर्म में अगर डिले होते हैं तो। और एक मेजर चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा वो है ये है कि डील साइज का थोड़ा सा स्मॉलर डील साइज होती हुई जा रही है, उसकी वजह से चर्निंग बहुत क्विक है। तो लार्ज डील ट्रांसफॉर्मेशनल डील्स है वो इम्पैक्ट होते हुए दिख रही है। इसकी वजह से आप देखोगे तो लार्ज कैप स्टॉक्स पे जो मल्टी ईयर मल्टी बिलियन डील साइन करते हैं उसमें से थोड़ा सा डीले इन द डिसीजन मेकिंग या फिर रेवेन्यू ग्रोथ उतनी नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन आप लार्जर पिक्चर पे देखें तो डील विंस है, लेकिन डील विंस डिले हो रही है, थोड़ा रैंप अप पे थोड़ा सा मुश्किलें आ रही है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विजिबिलिटी फ्रॉम द एंटरप्राइजेस। ओके, चलिए अब बात करते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे की। ओंकार, गुड आफ्टरनून। HCL टेक क्या पसंद आया मार्केट को आपके हिसाब से, और क्या ये जस्टिफाइड है, और आपके क्या टारगेट्स हैं? डेफिनेटली एचसीएल टेक ने बेहतर किया एज कम्पेयर टू टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो, क्योंकि उसने जो रेवेन्यू ग्रोथ किया है या फिर गाइडेंस दिया है 0 से 3% का, तो ये जो है वो सॉरी 2 to 5% का, जो कि इन्फोसिस से 0 to 3% से बेहतरी है। तो HCL Tech is positive as compared to the other three peers. लेकिन आप देखोगे तो उसमें और एक कमेंट्री है कि R&D बिजनेस भी थोड़ा स्टेबलाइज होते हुए दिख रहा है। तो यूरोप ये क्वार्टर में अच्छा स्ट्रॉन्ग हुआ है एज कंपेयर टू द यूएस। तो एक somehow एक टोटली अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज में HCL की तरफ। दैट्स व्हाई HCL टेक आज ग्रो हुआ है। मेरा टारगेट है 1800 के करीब HCL टेक का FY26 के अर्निंग्स पे। तो वो मेरा टारगेट है, और HCL टेक फिलहाल तो अच्छा करेगा, ऐसा दिख रहा है। ये जो AI ऑटोमोटिव सेक्टर्स वाली जो लूजली कंपनियां हैं, चाहे टाटा एलेक्सी हो, टाटा टेक हो या KPIT हो, इनमें से किसी पर आपकी कवरेज है क्या, और इनमें इस तरीके के मूव्स को आप कैसे देखते हैं, स्पेशली कंसिडरिंग टाटा एलेक्सी के इतने गंदे नंबर्स आए थे? यस, डेफिनेटली ER&D कंपनीज जो है टाटा एलेक्सी हो या फिर KPIT हो, साइंट हो, ये डेफिनेटली ये है। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन कंफर्ट अगर देखा जाए तो साइंट में देखने को मिलता है, लेकिन KPIT यूरोपियन फोकस है, ऑटोमोबाइल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से आप देखोगे तो करेक्ट हुआ है, क्योंकि उधर चाइनीज व्हीकल की वजह से डिमांड थोड़ा सा खतरे में है, या फिर वी डोंट नो हाउ इट विल गेट एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न। लेकिन हालांकि एक टाइम के बाद वो एक नॉर्मलाइज होते हुए दिख सकती है। ऑर्डर बुक अच्छा है, रेवेन्यू रैंप अप हुए, डील विंस रैंप अप हो चुके हैं, और उसकी वजह से आप देखा जाए तो ये कंपनियां अच्छी करी है। ये डेफिनेटली ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज के कंपैरिजन में ये क्वार्टर में भी अच्छा करेगी। और क्योंकि डील साइज स्मॉल हुआ है, उसका चर्निंग बहुत जल्दी होता है एज कंपेयर टू लार्ज कैप पीयर से, तो ER&D ये क्वार्टर में भी अच्छा करेगी। मेरे हिसाब से परसिस्टेंट सबसे अच्छा करेगी ये क्वार्टर में। तो आई एम फोकसिंग मोर, आई एम बुलिश मोर ऑन persistent and Coforge rather than focusing on Cyient and KPIT and Tata Galaxy. जी ओंकार जी, स्टॉक स्पेसिफिक तो बात की आपने, लेकिन पूरे आईटी सेक्टर को लेकर आप थोड़े कॉशियस ही नज़र आ रहे हैं। आपने कहा कि सस्टेनेबल लग नहीं रही है रैली, और कोई भी नेगेटिव न्यूज़ इम्पैक्ट कर सकती है। तो चैलेंजेस क्या लग रहे हैं आपको फिलहाल आईटी सेक्टर को लेकर? क्या वो US रिसेशन का डर है, क्लाइंट बजट कट है, क्या चैलेंजेस हैं?
बजट कट हालांकि देखने को नहीं मिले हैं। डील विंस तो अच्छे आ रहे हैं। वो जल्दी रैंप अप कैसे हो गए प्रोजेक्ट, सारे जो डील्स लेके आए हैं उसके मोमेंटम के ऊपर है। वो हम लोग को दिखने को मिलेगा एम्प्लॉई नंबर ऑफ एडिशंस में अगले क्वार्टर से लेके। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉई एडिशन वो बहुत अच्छे कर रहे हैं तो इजीली रिफ्लेक्ट होगा कि वो रैंप अप कर देंगे प्रोजेक्ट नए नए वाले। लेकिन वो जब तक दिखता नहीं है, इंडिकेटर्स एट्रिशन कंट्रोल में आता नहीं है, तब तक हम लोग नहीं कह सकते कि ये डील्स तुरंत मोनेटाइज होंगे। ये कमेंट्री भी नहीं हो आया है अभी कि डील साइज कटिंग है या फिर डील कैंसलेशन हुआ है, लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। लेकिन अगर सिचुएशन इंप्रूव होती है तो डेफिनेटली डील मोमेंटम विल टर्न आउट इनटू द रेवेन्यू स्ट्रीम। चलिए अब सिर्फ LTIM के नंबर्स बाकी हैं टेक महिंद्रा के, बट अब तक जो टॉप 4 के नंबर्स आए हैं उनमें आपका पैकिंग ऑर्डर क्या होगा? उनमें से पैकिंग ऑर्डर यही होगा, HCL टेक, TCS, उसके बाद इन्फोसिस एंड देन विप्रो। ओंकार जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब के सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। तो ये कुछ कुल मिलाकर इस समय के स्टॉक्स टू वॉच। चलिए अब एक स्टॉक की बात करते हैं, औरोबिंदो फार्मा की। एक बार ज़रा लेकर आइए उस स्टॉक को। और अगर हमारे साथ हाँ विनी तैयार हैं, विनी से बात करते हैं। एक बहुत ही बड़ा ड्रग है जिसका अप्रूवल मिला है और विनी से जान लेते हैं एक्चुअली ड्रग का नाम और समझते हैं कि खबर कितनी है। विनी गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, तो औरोबिंदो फार्मा मेनली आज फोकस में क्योंकि उसकी जो होली ऑन सब्सिडरी है यूजिया फार्मा, उसको फाइनल अप्रूवल मिल गया है ड्रग के लिए जिसका नाम है डेसेटिनिब टैबलेट्स। काफ़ी सारे स्ट्रेंथ्स में इसको ये अप्रूवल मिल गया है, फाइनल अप्रूवल है इसका। प्रोडक्ट जब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा? Q1 FY26 औरोबिंदो को ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा। इसकी मार्केट साइज़ क्या है? मार्केट साइज़ फेब 2025 की देखिए, लास्ट 12 मंथ्स पीरियड की, तो उसकी मार्केट साइज़ है अराउंड $1.8 बिलियन। काफ़ी बड़ी मार्केट साइज़ है। बट अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि काफ़ी सारे जेनेरिक प्लेयर्स ने ये ड्रग ऑलरेडी लॉन्च कर दिया या अप्रूवल मिल गई है, तो लॉन्चेस ये साल में काफ़ी सारे आएंगे। तो जाइडस लाइफ जस्ट लास्ट मंथ ही देखे, उनको ये अप्रूवल ऑलरेडी मिल गई थी और तभी एनालिस्ट ने बताया था कि इस ड्रग का जो सेल है जाइडस लाइफ के लिए ऑलमोस्ट 10 to 15 मिलियन डॉलर्स होगा। तो सिमिलर लेवल पे भी गिने तो भी औरोबिंदो का भी 10 to 15 मिलियन डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली सेल्स गिन सकते हैं पर क्वार्टर में, ये बात कर रहे हैं हम लोग। तो इंपॉर्टेंट ड्रग बच जाता है, ये ट्रीटमेंट करता है लुकीमिया के लिए, कैंसर के लिए। तो इंपॉर्टेंट एक ब्लॉकबस्टर इंपॉर्टेंट ड्रग है ओवरऑल। और इसके मेन इनोवेटर थे BMS। तो यहाँ से उनकी जो पेटेंट एक्सपायरी हो गई उसके बाद काफ़ी सारे जेनेरिक प्लेयर्स आ गए और इसकी वजह से कॉम्पिटिशन इंक्रीज है, बट इंपॉर्टेंट ड्रग नॉनदलेस फॉर औरोबिंदो फार्मा। बिल्कुल, और देखिए फार्मा बहुत स्वीट स्पॉट में है। एक बार एक काम करते हैं, एक बार निफ्टी फार्मा का 1-2 हफ्ते का चार्ट लेकर आइए ज़रा। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाई देगी। ये तो खैर आज का चार्ट है। अब देखिए 2 अप्रैल को उस इंडेक्स में जब वो बड़ी रैली आई थी कि फार्मा पर टैरिफ नहीं लगा है, और उस दिन अरे हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि आप फार्मा में फंसेंगे नहीं क्योंकि नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आएंगे। उसके बाद कुछ कन्फ्यूजन हुआ, अगले दिन उन्होंने बोला कि नहीं हम तो फार्मा पे भी टैरिफ लगाएंगे। इंडेक्स गिरा, काफ़ी गिरा, लेकिन ना सिर्फ अब हम उस लेवल के ऊपर हैं बल्कि काफ़ी ऊपर है। उस 2 अप्रैल का जो टॉप लेवल था उसके भी काफ़ी ऊपर है और सारे के सारे लार्ज कैप फार्मा स्टॉक्स यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी ज़बरदस्त है। कुरान कवरेज है क्या औरोबिंदो पर? बिल्कुल कवरेज है अनुज भाई, और मेरे ख्याल से यही स्टॉक था जो करीबन 1000 के नीचे आया था। कुछ महीनों पहले नकारात्मक खबरें थी, लेकिन 1500 के पार के लक्ष्यांक है औरोबिंदो फार्मा पर, और उसी के अंदर कुछ मझौली कंपनियां नैटको फार्मा वगैरह, वहां पर भी हमारी बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। ओके, मीनवाइल वीरू आपकी बहुत शानदार स्पॉटिंग रही। वो MCX, CDSL सब डे हाई पर और शानदार मोमेंटम, खासतौर से CDSL में। अब हाँ अनुज, मैं आज देख रहा था, मैं रोलोवर्स देख रहा था लगभग 11:30 से 12:30 के बीच में। रोलोवर्स जो है ना अनुज बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मतलब वो सारी पोजिशंस जो कि लॉन्ग रोल हुई थी अप्रैल में, वो अधिकतर जो है रोल हो रही हैं। और अनुज ये बताऊँ मैं आपको, मैंने 2 बजे एक स्टॉक बताया था जुबिलेंट फूड, आप उसको देखिए एक बार। जुबिलेंट फूड में एट द मनी 710 की कॉल में भी पुट राइटिंग हो रही है। जरा डायरेक्टर साहब रखिएगा प्लीज़ एक बार उस पर। 710 की पुट बिक रही है मई की, ये 706 पे मैंने बात की थी यहाँ पर। कंप्लीटली स्टैट्स को देखिए और लुक एट रोल ओवर, 60% रोल ओवर। मानस
आपको ये कुछ लग रहा है क्या जुबिलेंट जो एक मूव जनरेट कर रहा है इस वक्त, ये ऑलमोस्ट आप समझिएगा कि 4 मार्च के बाद हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ अपनी वो 20 फरवरी के स्विंग हाई, आपका व्यू जुबिलेंट पर? देखिए 4-5 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज वीरेंद्र जी ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है और अब 740 750 की तरफ स्टॉक बढ़ने की कोशिश कर सकता है। तो करंट लेवल्स पे आप एक लॉन्ग साइड पे पोजीशन बना सकते हैं। 694 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, चलिए अब एफएमसीजी कंपनियों की बात हो ही रही है तो कल आने वाली 2 कंपनियां, एफएमसीजी कंपनियां, उनके नंबर्स कैसे रहेंगे उनकी बात करते हैं। उसको आज काफ़ी नंबर्स आने हैं, उन सब की बात होगी। देखिए एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, एसबीआई लाइफ, टेक महिंद्रा, ये तो सिर्फ इंडेक्स की कंपनियां हैं। उसके अलावा भी और काफ़ी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स एक्सपेक्टेड है। पहले मंगलम के पास चलते हैं और जानते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें। मंगलम, सब अच्छा एक्सपेक्ट करें? नहीं, सब अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस बार। एक्चुअली एफएमसीजी में ना मेरा आज मैंने एक लिखा था जिसमें थाईलैंड टूरिज्म का एक पुराना ऐड हुआ करता था, उसका टैगलाइन था सेम सेम बट डिफरेंट। तो उसमें क्या है कि जो नंबर्स हैं वो थर्ड क्वार्टर जैसे सेम होंगे बट डिफरेंट होगा उनका रिएक्शन। हाँ, थाईलैंड टूरिज्म का एक ऐड हुआ करता था कि भारतीयों के लिए कि वहाँ जाएंगे, बाकी भारत जैसा ही है बट कुछ डिफरेंट है वहाँ पे, इसके लिए सेम सेम बट डिफरेंट। थाईलैंड भारत जैसा है। अब गोवा जाए तो वहाँ बीचेस हैं, अब उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। आप समझ रहा हूँ सर, फादर बन चुके हैं वैसे आपको। पर बहरहाल एफएमसीजी में बात करते हैं कि कंज्यूमर एनवायरनमेंट सेम है, जो रिजल्ट्स आएंगे चौथे क्वार्टर में वो भी सेम होंगे थर्ड क्वार्टर से। क्या डिफरेंट होगा? मैनेजमेंट कमेंट्री, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और स्टॉक के रिएक्शन। तो आप नेस्ले देख लीजिए, इस महीने वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग एफएमसीजी स्टॉक्स है। रेवेन्यू बहुत कुछ खास ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, 5% रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हैं, 5500 करोड़ के आसपास कंपनी की टॉप लाइन आएगी। एबिटा जो है मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स कंप्रेस होंगे क्योंकि कोको में, वीट में, कॉफ़ी में, पाम ऑयल प्राइसेस में काफ़ी बहुत इन्फ्लेशन हमने देखा है। डोमेस्टिक रेवेन्यू ग्रोथ कुछ 5-6% के आसपास ही रहेगा। नेट प्रॉफिट 900 करोड़ के आसपास रहेगा, जो पिछले क्वार्टर से 5% नीचे रहेगा। आप HUL देखें तो डिमांड कंडीशंस तीसरी तिमाही के एकदम सिमिलर हैं। तीसरी तिमाही में 0% वॉल्यूम ग्रोथ था, इस बार भी आप 0 to 1% ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2% प्राइस ग्रोथ होगा क्योंकि चाय का भाव बढ़ गया है और आप सोप के प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं, तो इन्फ्लेशन टी और पाम ऑयल में ग्रॉस मार्जिन्स को इम्पैक्ट करेंगे और एड स्पेंड्स जो है वो कंपनी कम करेगी अपने मार्जिन्स को मेंटेन रखने के लिए। सो 23.1% HUL का मार्जिन, 2% रेवेन्यू ग्रोथ, 2% एबिटा ग्रोथ और करीब 3% नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे। बट आगे जाके ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अर्बन रिकवरी जो है वो बजट के कट्स के कारण आएगी और मॉनसून की प्रेडिक्शन भी काफ़ी नॉर्मल है IMD और स्काईमेट की तरफ से भी। तो ये सारी चीज़ें और ये जो स्टॉक्स हैं अपने 5 साल के एवरेज वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि डाउनसाइड लिमिटेड हो, इस लिहाज से अच्छा होगा। बट अगेन सेम सेम बट डिफरेंट। अच्छा मंगलम, एक बताइए एफएमसीजी कंपनियों में इस बार किस किस ने प्राइस हाइक लिया, जो अपने मार्जिन्स को सिक्योर करने के लिए इस बार प्राइस हाइक लेके गए? इस बार थोड़ा सेंस देंगे इस बार? कई कंपनीज ने प्राइस हाइक लिया है और प्राइस हाइक उन कंपनीज ने लिया है जिनके रॉ मटेरियल्स इंपैक्ट हुए हैं। तो आप रॉ मटेरियल्स को देखें तो कोको के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हाई थे, वीट के प्राइसेस काफ़ी हाई थे, पाम ऑयल के प्राइसेस जो सोप में काम आता है या भुजिया और बिस्किट्स बनाने में काम आता है, तो अक्रॉस द बोर्ड 1 से 2% का प्राइस हाइक तो सारी कंपनीज ने लिया है। अक्रॉस द बोर्ड 1 से 2% का प्राइस हाइक सारी कंपनी ने लिया है और आज अगर आप प्राइस सेक्शन में देखें तो एफएमसीजी बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। अच्छा, मैं सुबह भी एक स्टॉक स्पॉट करा था, एक स्टॉक पहले यहाँ से ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं एफएमसीजी से, फिर दूसरी थीम पे चलेंगे। अगर आपको एक पिक करना हो स्टॉक इस वक्त मानस एफएमसीजी में, प्रायर टू नंबर्स, HUL ने आज स्ट्राइक किया 200 डे मार्क, कल ITC ऑलरेडी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। आप एक क्या कैरी करना चाहेंगे इन कोर टेक्निकल्स, मतलब आज के इस प्राइस बिहेवियर के बाद? तो देखिए आज के मूव के बाद तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पे ही खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2500 रुपए के आसपास का होगा, तो यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपके 2374 के नीचे रहेंगे। ओके, तो ये बात हो गई एफएमसीजी के स्टॉक्स की। अब एक्सिस बैंक के भी नतीजे आने वाले हैं, क्या अनुमान जताया जा रहा है वो यतिन जी से समझ रहे थे। यतिन जी बताइए, एक्सिस बैंक के नतीजे कैसे रह सकते हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए एक्सिस बैंक के नंबर्स काफ़ी स्टेबल रहने चाहिए और अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी नंबर्स में स्टेबिलिटी वापस लौटती हुई आपको नज़र पड़ रही है। इनफैक्ट अगर हम सबसे अहम जो फिगर है नेट इंटरेस्ट इनकम का वो अगर देखें तो
13,850 करोड़ रुपए के आसपास उसकी एक्सपेक्टेशन है, जो साल दर साल बेसिस पे लगभग 6-7% की ग्रोथ आपको दर्शाता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग फ्लैट नंबर आपको आता हुआ नज़र पड़ेगा 7,200 करोड़ रुपए के आसपास। हालांकि जो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स हैं यहाँ आपको 4% की ग्रोथ आती हुई नज़र पड़ेगी। लेकिन सबसे अहम जो फिगर्स हैं जो एक्सिस बैंक में हम देखेंगे वो है डिपॉजिट ग्रोथ, जो लगभग 8% एक्सपेक्टेड है साल दर साल बेसिस पे, और लोन ग्रोथ थोड़ी बेहतर रहेगी ये क्वार्टर में, क्योंकि Q4 में टिपिकली वो एक्सेलरेट होती है चीज़ें, तो 10% के आसपास लोन ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिएगा। और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं अभी तक के जो नंबर्स आए हैं, चाहे वो ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, उसी तर्ज पे थोड़े बहुत सुधार के साथ आपको दिखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो 4% के आसपास एक्सपेक्टेड है। पिछले क्वार्टर 3.9 के आसपास इनका ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है, तो एक 10 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट यहाँ एक्सपेक्ट कीजिए। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो पिछले क्वार्टर की तरह ही इस टाइम डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ रहने वाली है। और सबसे अहम फिगर जो मैंने कहा पहले कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो जो 4% के आसपास एक्सपेक्टेड है, वो थोड़ा अगर बेहतर आ गया तो थोड़ा बहुत वैल्यूएशन को वो सपोर्ट करता हुआ नजर पड़ेगा एक्सिस बैंक के लिए। ओके, एक्सिस बैंक का ये एक और स्टॉक जो रहेगा जो आपके रेडार पर होगा। अब चलते हैं आशीष के पास और जानते हैं कि टेक महिंद्रा इसके नंबर्स कैसे रह सकते हैं। आशीष बताइए क्या एक्सपेक्ट करें। पता नहीं, अब तक तो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे खराब ही सबके परफॉर्मेंस आ रहे हैं। खैर, एक्सपेक्टेड क्या है, बाकी सबके ज्यादा दिक्कत आई थी, शायद इसके केस में कम आ रही हो। 0.5% कांस्टेंट करेंसी में आए, तिमाही दर तिमाही गिरेगी। अब इसके लिए गिरेगी क्यों? क्योंकि वो मैक्रो एनवायरनमेंट तो सभी के लिए चैलेंजिंग है। इनके लिए स्पेसिफिकली इनका जो हाई टेक वर्टिकल है उसमें कुछ सुस्ती, उसमें सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी। बीपीओ कारोबार आमतौर पे Q4 में दिक्कत में रहता है, तो सीजनैलिटी का फैक्टर होगा। और ये लोग अपने लॉस मेकिंग अकाउंट्स को रिड्यूस कर रहे हैं, रैम्प डाउन हो रहे हैं। इन सब का खामियाजा होने वाला है। कांस्टेंट करेंसी में थोड़ा सा दबाव आएगा। मार्जिन्स फ्लैट से 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़ रहे होंगे। तमाम फैक्टर्स के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद होगा इनका एक प्रोजेक्ट फोर्टियस है, जिसके अंतर्गत ये लगातार एफर्ट डाल रहे हैं कि हाई मार्जिन सेगमेंट्स में उतरें, मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी, मार्जिन्स के प्रोफाइल को इंप्रूव करें। वो एक बड़ा रीजन होगा कि मार्जिन स्टेबल रहेंगे या शायद थोड़े बहुत Q1Q मार्जिन्स पे गेन देखने को मिलेगा। नजर कहां रहेगी? अभी कुछ देर पहले अपन डील बुकिंग्स की बात करते, सबकी स्ट्रांग है, Q1Q इंप्रूव हुई है। टेक महिंद्रा के केस में पिछले 8 क्वार्टर्स में औसतन $550 मिलियन की डील्स बैक करते हैं। इस बार एक्सपेक्टेड है कि करीब 600 से 700 मिलियन डॉलर्स की डील्स का अपडेट ये शेयर करेंगे, तो रन रेट इंप्रूव यहां पे भी हो रहा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो जो सीईओ साहब नए आए हैं मोहित जोशी, उनकी स्ट्रैटेजी पे किस तरह से एग्जीक्यूशन चल रहा है, कैसे रिजल्ट्स हासिल हो रहे हैं, बाजार उस पर फोकस करेगा। और तीसरी बात, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट फोर्टियस की बात कर रहा था मार्जिन बढ़ाने की, FY27 तक ये चाहते हैं 15% पे मार्जिन ले जाना, अभी 10-11% पे खड़े हुए हैं। कैसे होगा ये, इन क्या लीवर्स हैंड पे, उस पर खास फोकस करिएगा। टेक महिंद्रा, शुक्रिया आशीष इस पूरी बातचीत के लिए। नंबर एक्सपेक्टेशंस, और टेक महिंद्रा ने आज अपना 50 डे मार्क को स्ट्राइक किया, तो बाकी नंबर पे डिपेंड करेगा किस तरीके से इस जोन को ये निकालता है। एक बड़ा हैवी जोन है टेक महिंद्रा के लिए 1440, 1450। खैर मैं इस पर चेक नहीं लूँगा, लेकिन चलते हैं पहले यश के पास। SBI लाइफ के नंबर्स को भी जो उसके एक्सपेक्टेशन है उसको समझ लेते हैं। SBI लाइफ, आई मीन बीते अगर आप 10 दिन के प्राइस सेक्शन को देखें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और इंश्योरेंस बास्केट को पूरी इसने डोमिनेट किया। यश, कैसे एक्सपेक्टेशन है? एक और बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी SBI लाइफ इंश्योरेंस अपनी चौथी तिमाही के नतीजे कल प्रस्तुत करेगी। अगर स्ट्रीट का एक एस्टिमेशन देखा जाए इन नतीजों पे, तो स्ट्रीट एस्टिमेट कर रही है कि नतीजे SBI लाइफ इंश्योरेंस के चौथी तिमाही में काफ़ी कमज़ोर रहेंगे। अगर स्पेसिफिक नंबर्स की बात की जाए तो टोटल न्यू बिजनेस प्रीमियम, यानी कि टोटल प्रीमियम कलेक्शन जो होता है, उसमें 24% की कमी आ सकती है। नंबर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो हो सकता है 9,321 करोड़ रुपए। टोटल एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट, मतलब साल में अगर प्रीमियम कलेक्शन को डिवाइड किया जाए, ये नंबर भी 6% की कमी के साथ आ सकता है। यहाँ पे जो हम नंबर देख रहे हैं वो हो सकता है 5,022 करोड़ रुपए। रिटेल एनुअलाइज प्रीमियम में 8% की बढ़त आ सकती है। ये नंबर हम जो देख रहे हैं वो आ सकता है 4,800 करोड़ रुपए। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है, इसमें 8% की कमी आ सकती है। नंबर यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो हो सकता है 1,380 करोड़ रुपए। और फाइनली जो कि मार्जिन्स है
वो 74 बेसिस पॉइंट से कम हो सकते हैं फोर्थ क्वार्टर में, यानी कि चौथी तिमाही में। और नंबर मार्जिन पे हम जो देख रहे हैं वो हो सकता है 27.56% वर्सेस 28.3%। अभी क्वालिटेटिवली एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से क्या एक्सपेक्ट किया जाए? स्लो ग्रोथ, जैसे मैंने कहा, प्रीमियम ग्रोथ काफ़ी स्लो, स्लगिश, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है प्रीमियम ग्रोथ में। ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस की वजह से है। सबसे पहला बेस इफेक्ट, यानी कि लास्ट ईयर चौथी तिमाही काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए बेस इफेक्ट की वजह से नंबर वीक लग सकते हैं। दूसरा, यूलिप प्रोडक्ट्स मार्केट इतना वॉलेटाइल रहा है तो वहाँ पे इतनी डिमांड नहीं आई है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट प्रीमियम ग्रोथ पे आएगा। तीसरा, बैंक एश्योरेंस से जो कनेक्शन है एसबीआई लाइफ का वो कम होता हुआ है और एजेंसी पे डिपेंडेंसी बढ़ी है, तो ये ट्रांजिशन की वजह से भी प्रीमियम ग्रोथ नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हो सकते हैं, पर ईयर ऑन ईयर एक कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है, पर फिर भी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ही रहेंगे। स्टॉक में क्या री रेटिंग ला सकता है अगर रिजल्ट्स ऐसे नहीं आए तो? सबसे इंपॉर्टेंट, क्लैरिटी। बैंक एश्योरेंस पे जो ट्रांजिशन कंपनी कर रही है वो ट्रांजिशन कंप्लीट हो चुका है या FY26 में उसमें और ट्रांजिशन बाकी है, इस चीज़ पे क्लैरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। दूसरा, अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट या मार्जिन पे आता है तो भी स्टॉक री-रेट हो सकता है। स्लो ग्रोथ रह सकते हैं, लेकिन मार्जिन के मोर्चे पर एक पॉजिटिव सरप्राइज एसबीआई लाइफ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि नतीजे कैसे रह सकते हैं। शुक्रिया यश तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंदन तापड़िया जी। चंदन जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और देखिए, लगातार 8वां सत्र जब बाजार में इनफैक्ट निफ्टी इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ निचले स्तरों से बाइंग तो आई है, ऐसे मूड माहौल में आप क्या पिक कर रहे हैं फिलहाल आपकी ट्रेड इस वक्त की? ये देखिए, यहाँ पे फोकस रहेगा निफ्टी ऑटो सेगमेंट पे। निफ्टी ऑटो में लगभग आप देखो तो पिछले 10 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है और सिलेक्टिव ऑटो काउंटर में बाइंग इंटरेस्ट है। जैसा कि आप टीवीएस मोटर की बात करें या हीरो मोटर की बात करें, तो टीवीएस मोटर का सेटअप काफी अच्छा है, इसलिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मौजूदा लेवल से देखें तो 2725 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह देंगे। ऊपर में लगभग 2860 तक के टारगेट टीवीएस मोटर में बनने चाहिए। ओके, टीवीएस मोटर्स आपकी बाय कॉल है यहाँ पे। चलिए अब एक काम करते हैं, चार का चौका। 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। पहला ट्रेड माना जी के सौजन्य से आएगा, सस्ता ऑप्शन। और उसके बाद एफएन सुपरस्टार यहाँ पिक करेंगे राजेश सतपुते जी। 4 के चमत्कार आशीष कयाल जी के सौजन्य से आएगा। और मिड कैप फंडा गौरांग शाह जी आप पिक करेंगे आज। ट्रेड से शुरू करते हैं। निफ्टी बस एस्टेब्लिश करता हूँ पहले 24303, अभी भी एक रीजनेबल डिसेंट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। बताइए मानस, क्या ऑप्शन पिक करेंगे आप? तो देखिए, ऑप्शन के लिए गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर के 1300 वाले मे मंथ के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1300 का कॉल ऑप्शन मे मंथ का 38 रुपीज का प्राइस चल रहा है, वहां पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 29 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ टारगेट आपको 55 रुपीज के सेट करने हैं गोदरेज सीपी के 1300 वाले कॉल ऑप्शन। ओके, गोदरेज सीपी की कॉल ऑप्शन लेनी है। 1300 की स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है यहाँ पर सुबह से, आई मीन एचयूएल, और इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो यहाँ पर एक एचयूएल का स्ट्राइक ट्रेड कर रहा है 1300 पे। मैं बस जरा इसका इंट्राडे हाई और लो देखने की कोशिश कर रहा था। 3775 पे ट्रेड कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, राजेश सतपुते के पास चलते हैं। राजेश जी, क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप? विनय जी, देखिए फार्मा सेक्टर पे ही नजर है और इसमें से जो पिक रहेगा वो रहेगा सन फार्मा। सन फार्मा में बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट हुआ है, करीबन 1770 इसका एक रेजिस्टेंस था, हर्डल था, जो इसने बखूबी आप कह सकते हैं कि अच्छा पास किया है। तो सन फार्मा लॉन्ग करेंगे, इसका टारगेट होगा 1810 से 1820 का। 1780 करंट प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 1765 का। सन फार्मा लॉन्ग करने की हिदायत फिलहाल एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश जी की तरफ से आती हुई। अब चार्ट का चमत्कार लेते हैं आशीष कयाल जी से। बताइए आशीष जी, आपका क्या होगा चार्ट का चमत्कार? देखिए, बाई साइड पे होगा यूपीएल लिमिटेड। यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक काफी दिनों से अप ट्रेंड में और अभी भी मोमेंटम जारी है, ओवरऑल वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, तो यूपीएल लिमिटेड पे बाई की राय होगी। यहाँ स्टॉप लॉस लगाना होगा 655 का और टारगेट देख सकते हैं 715 का। ठीक है, यूपीएल चार्ट का चमत्कार के लिए आती हुई आशीष जी की तरफ से। गौरांग जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। बताइए गौरांग जी, आपका मिड कैप फंडा। तो श्रेया जी, मिड कैप फंडा में हमने फार्मा क्षेत्र की एक मझवाली कंपनी है जेबी केमिकल्स एंड फार्मा, इसका चयन किया है। स्टॉक आज नीचे के तरफ के दायरे में कामकाज कर रहा है और जिस तरीके से जेनेरिक्स को लेकर के थोड़ी चिंताएं हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि ये छोटी मध्यम अवधि के लिए
तो नकारात्मक परिस्थिति है। बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए 1800 के पार के लक्ष्यांक है जेबी केमिकल्स एंड फार्मा पर। ओके, जेबी केमिकल्स एंड फार्मा हमने 4 ट्रेड्स पिक किए यहाँ पे। सस्ता ऑप्शन शुरुआत की थी, गोदरेज सीपी की कॉल ऑप्शन मानस जी ने पिक की थी यहाँ पर 1300 की कॉल। ये आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड और 40 भी ट्रेड करता हुआ 55 का लक्ष्य यहाँ पे। राजेश सतपुते जी ने आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक किया। ट्रेड रहा उनका आज सन फार्मा फ्यूचर्स, फार्मा में उन्होंने बाइंग की और लगभग 1810 के लक्ष्य के लिए। आशीष कयाल जी ने 4 का चमत्कार पिक किया। ट्रेड रहा उनका आज यूपीएल 678.95 पर ट्रेड करता हुआ 715 के लक्ष्य के लिए। और गौरांग जी ने आज का मिड कैप फंडा पिक किया। कॉल आपकी स्क्रीन पे, जेबी केमिकल्स एंड फार्मा। गोदरेज सीपी बात करते करते स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ। एफएमसीजी में एक स्टॉक और लेके आइए, दैट्स ब्रिटानिया, दैट्स डूइंग वेल और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में एट 5547, क्लियर कट ब्रेकआउट का केस। राजेश जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊँगा और आपको याद होगा मेरे ख्याल से 13 नवंबर का एग्जैक्टली यही ब्रेकडाउन पॉइंट था। उस दिन इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन था जिसका टारगेट इसने बखूबी ऑन द डाउन साइड पूरा किया। बट आज सेम पैटर्न ऑन रिवर्सल साइड, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। कैसे अप्रोच करेंगे आप ब्रिटानिया को? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन है। पिछले अगर आप डेली चार्ट देखो तो दिखता है कि ये कम से कम 5-6 दिन से इसने जो कंसोलिडेट किया था, लगातार एक बार के लिए यहाँ से रिवर्स होगा। लेकिन जिस तरह से आज ये प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है करीबन 5450 के ऊपर। इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो रहेगा 5700 से 5800। तो जिनके पास पोजीशन है वो डेफिनेटली बने रहे। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा करीबन 5470 का। ब्रिटानिया यहाँ पर अच्छे मूव्स इस समय आते हुए। एल&टी फाइनेंस की बात की थी हमने, डे हाई पर आ गया वो। और एक बार फार्मा इंडेक्स वापस लेकर आइए जरा। और सन फार्मा देखिए एक बार डे हाई पर, निफ्टी फार्मा डे हाई पर, सन फार्मा, टॉरेंट फार्मा डे हाई पर। गाबा सर, टॉरेंट फार्मा आपने कई बार स्टॉक की बात की है, पोजिशनली अच्छे मूव्स लग रहे हैं यहाँ पर, कोई ट्रेड बन रहा है? एक्चुअली ब्रेकआउट तो मिला है और हायर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो टॉरेंट फार्मा का चार्ट बढ़िया है। ट्रेड कर रहा है 3339, स्टॉप लगाना चाहिए 3300 लगा दे, ज्यादा नहीं, 29 रुपीज का। फार्मा बाई साइड की ट्रेड गावस्कर की तरफ से आते हुए थोड़ी देर पहले हम एफएमसीजी स्टॉक्स के ऊपर चर्चा भी कर रहे थे। नेस्ले, एचयूएल, ब्रिटानिया पर भी राय रखी राजेश सातपुते जी ने। लेकिन आईटीसी आप रखी स्क्रीन पर, जहां नेस्ले इंडिया, एचयूएल, ब्रिटानिया में शानदार तेजी, आईटीसी डाउन साइड पर करता हुआ ट्रेड फिलहाल लगभग 1% गिरावट के साथ। कुछ दिन पहले रिपोर्ट भी पेश की थी मैंने यूबीएस की, ब्रोकरेजेस तो बुलिश नजर आ रहे हैं इस पे। लेकिन राजेश जी, आईटीसी से क्यों नहीं हो पा रहा? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं फिलहाल जो जिनके पास आईटीसी है वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? देखिए श्रेया जी, कल आईटीसी में एक अच्छा मोमेंटम मिला और ये जो मोमेंटम है इसने अपने 200 डीएमए को और 100 डीएमए का क्लस्टर हिट किया। अभी इसका 200 डीएमए है करीबन 429 पे और 100 डीएमए बनता है करीबन, आप कह सकते हैं 435। ये डेली चार्ट पे है, अलग अलग मूविंग एवरेजेस अलग अलग पैरामीटर्स पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है जब तक ये 430 से लेके 435 का क्लस्टर नहीं निकलेगा, यहाँ पे फ्रेश आप कह सकते हैं कि फ्रेश ब्रेकआउट नहीं आएगा, फ्रेश मोमेंटम नहीं गेन होगा। मुझे लगता है ये मोमेंटम इस तरह से अगर आप देखें तो ये थोड़ा कंसोलिडेशन वाला लगता है। तो 430 के ऊपर जब तक ट्रेड होता है तब तक पूरे चांसेस है कि वो ये 435 का लेवल निकाले और 450 टू 460 का पोजिशनल टारगेट अनफोल्ड करे। प्रोबेबली ये नेक्स्ट सीरीज में होगा, लेकिन काउंटर अच्छा है। अगर पोजीशन लेनी है तो डेफिनेटली ले सकते हैं। पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा 420 का, ये स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं। ओके, मीनवाइल एक और फ्रेश ब्रेकआउट। जरा आईआरएफसी का चार्ट रखिए जरा, मैसिव ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ स्टॉक। आईआरएफसी की बात हो रही है। कल न्यूज़ आई थी कि शायद गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचेगी, लेकिन उसके बाद आई थिंक उस पर कुछ खास आया नहीं। और अब ये ओपन हाई क्रॉस करता हुआ स्टॉक और बहुत मैसिव मोमेंटम के साथ एक फ्रेश सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट। मानस, एक बार आईआरएफसी का चार्ट देखिए, कोई ट्रेड बन रही है यहाँ पर? बात करते करते ज़बरदस्त ग्रीन बार। बिल्कुल, देखिए मार्च के हाईज के आसपास ट्रेड कर रहा है, 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई टॉप हायर बॉटम पिछले 6-7 दिनों से बना रहा है। मेरे ख्याल से इस बार 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 140 रुपए, जहां पर इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे ट्रेड होगा। 131 का आपको स्टॉप लॉस लगा। 131 का स्टॉप लॉस लगाइए। बहुत ही शानदार मोमेंटम स्टॉक में। और अब ये स्टॉक टेस्ट करने जा रहा है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को। देखिए, ये कुछ स्पेसेस हो सकते हैं जहाँ पर आप फोकस करें अब मिड कैप और स्मॉल कैप यूनिवर्स में। रेलवे स्टॉक्स, रेलवे फाइनेंस स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, जहाँ पर अभी भी काफ़ी दूरी है हाई से
और अच्छे स्टॉक्स, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में, और वहाँ पर अब मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग बन रहा है। चलिए अब आज की एक और सबसे बड़ी और सबसे दुखद स्टोरी, उसकी तरफ वापस फोकस करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, देश बदला मांग रहा है। इस बीच मोदी सरकार भी पूरे एक्शन में है। शाम 6 बजे CCS की बड़ी बैठक होने जा रही है। रक्षा मंत्रालय में 3 घंटे तक मीटिंग चली है। इधर गृह मंत्री ने भी पहलगाम में घटनास्थल का दौरा किया है। हमारी संवाददाता नेटवर्क 18 ग्रुप की संवाददाता कोमल सिंह वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस समय ताज़ा हाल क्या है। कोमल, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून सर। ये देखिए आप, इस समय हम लोग नेशनल हाईवे पे हैं, पहलगाम हाईवे पे हैं। यही वो रास्ता है जहाँ से देश के अलग अलग कोनों से वो लोग पहलगाम घूमने गए थे, खूबसूरत वादियों का नज़ारा लेने गए थे। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि जहाँ पर वो जा रहे हैं वहाँ से वापस वो एक सफ़ेद कफन में लौट कर जाएंगे, उनका घर जो है वो एक ताबूत में लौट कर घर जाएगा। ये उन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन बेहद निंदनीय घटना है जिसका केंद्र सरकार भी जो है वो कड़े शब्दों में निंदा कर रही है, और कड़े शब्दों में ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उनको मारा है, जिस तरीके से पूछ के उनको मारा है, चुन के उनको मारा, इसी तरह से उनको भी मारकर जब तक बदला नहीं लेंगे कोई चैन से नहीं रहेगा। यहाँ तक कि सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग, आम जनता, जम्मू कश्मीर में जितनी भी भारतीय सेना के सुरक्षा बलों के जो जवान हैं, उनमें भी बस एक ही रोष है कि इतने बड़े आतंकी हमले का बदला जब तक नहीं लेंगे चैन से नहीं सोएंगे। यही वजह है कि कल रात से ही रात भर नैनो ड्रोन, हाई टेक्निक डिवाइसेस के साथ लगातार आतंकियों की तलाश जारी रही। और आज भी, अभी आपको बता दें, सुबह की सूरज की पहली किरण निकली, सर्च ऑपरेशन जारी रहा, जो अब तक भी आप देखें तस्वीरों में, अभी तक भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस सर्च ऑपरेशन का एक रिजल्ट जो है वो फ्रूटफुल आए, इसकी कोशिश जो है वो केंद्र सरकार की भी है और सुरक्षा बलों की भी है। देखिए, हम लोग किसी की लोकेशन ढूंढते हैं, उसके बाद भी हमें, जब तक हम उसकी कॉल नहीं करते हैं, उनके घर नहीं पहुंच सकते हैं। और एक इंसान, एक पाकिस्तानी आतंकी, उसको हिंदुस्तान में घुसना है, हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में जाके रेकी करनी है, हथियारों का जखीरा छुपाना है, फिर उसको एक बड़े हमले को अंजाम देना है, पूरी प्लानिंग करनी है, तो ये ईजी नहीं होता है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान से आए, हिंदुस्तान में बिना लोकल सपोर्ट उन्होंने इतना बड़ा हमला नहीं किया। पाकिस्तानी आतंकी है, 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं, पहले कहा जा रहा था आतंकी 3 है, पर जिस तरीके से वो 200 से ज़्यादा राउंड फायर हुआ, 50 से ज़्यादा लोग जो वहाँ पर थे जिन पर उन्होंने गोलियां अंधाधुंध बरसाई, तो वो 3-4 अलग अलग जगह से उन्होंने हमला किया। मतलब चारों तरफ से पहले उन्होंने उस अच्छी खूबसूरत वादियों को घेरा और फिर चारों तरफ से उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। और निशाना देखिए क्या सटीक था कि उन्होंने पूछा, मेल को मारा, सिर्फ मेल को, ना किसी औरत को कुछ कहा, ना बच्चों को। लेकिन इन बिटवीन वो जो बच्चियाँ थी वो घायल हुई, वो महिलाएं घायल हुई, अपनों को बचाने के चक्कर में भी घायल हुई। अनंतनाग जिस अस्पताल में अमित शाह ने दौरा किया, अपना आखिरी दौरा जो वहाँ पर किया, घायलों से मुलाकात की, बता दें कि वहाँ 15 लोग हैं, 15 जो आदमी हैं वो घायल हैं, जिनमें 4 लोगों की हालत गंभीर। बिल्कुल कोमल, मैं खैर आपका गुस्सा समझ सकता हूँ। पूरे देश में इस समय यही गुस्सा है, और मैं समझ सकता हूँ कि जो आपकी पूरी जो अंदरूनी भावना है वो बाहर आ रही है इस समय, और कई बार आनी भी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़ते रहिएगा हमारे साथ और अपडेट देती रहिएगा हमको। लेकिन क्लियरली अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और वीरू, बिल्कुल ये गुस्सा लाजमी है, वैसे लाजमी है अनुज, लाजमी है। मेरे ख्याल से हम सब बात भी करते सुबह, मतलब ऐसी घटना 2019 के बाद, पुलवामा के बाद अनुज पहली बार हुई है, और उस वक्त ही बाजार थोड़ा सा स्केप्टिकल हो ही गया था। और मेरे ख्याल से पूरा देश इस वक्त प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरकार के साथ है। रिटेलिएशन का हक है उनके पास, जो घटना हुई है ना। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा मार्केट की बात कर लेते हैं। और हमारे साथ अब ईडलवाइस एसेट मैनेजमेंट की CIO इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़े हैं। त्रिदीप जी, गुड आफ्टरनून। इस रैली को आप कैसे देख रहे हैं? क्या स्टार्ट ऑफ समथिंग बिग, या फिर बस एक पावरफुल काउंटर ट्रेंड रैली? लेकिन इस बार की रैली में दम है, बैंक निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई लगा दिया। जी, तो मेरा मानना है कि ये जो मैक्रो अनसर्टेनिटी काफी दिन से बनी हुई थी, एंडिंग विद ट्रम्प टैरिफ्स, वो उससे बाहर निकलने का एक रिलीफ रैली जो आपने देखा वो है। कुल मिला के जो मैक्रो सिचुएशन आज से 1-2 महीने पहले ना हम लोगों को डोमेस्टिक स्पेंडिंग के बारे में पता था, ना अर्निंग्स आ रहे थे, ना ही ट्रम्प के जो क्या टैरिफ्स होंगे वो मालूम था।
इन तीनों में से अभी आज के डेट में देखें तो हमारे डोमेस्टिक स्पेंडिंग और टैरिफ के रिलेटेड जो अनाउंसमेंट्स हैं ये काफी क्लियर है। अर्निंग्स का सिचुएशन अभी भी थोड़ा सा डामाडोल है। तो इसके ये जो रैली हुई है मार्केट्स में, ये मैक्रो अनसर्टेनिटी चले जाने का जो रैली है वो हुआ है। वी स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स मैं कहूंगा, क्योंकि अर्निंग्स अभी भी आना बाकी है, बट वो लास्ट लेग होगा ऑन द अपटिक ओवरऑल। त्रिदेव जी, बैंक्स पे और एनबीएफसीज पे आपका टेक क्या है? इस बार की रैली को लीड किया है इस स्पेस ने, अब बाकी सब स्पेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, मोर स्पेशली आईटी आज। बट क्या बैंक्स और एनबीएफसीज यहाँ से अगर ये बाजार आगे चला, लीडरशिप क्या यही रखेंगे अपने पास, और क्या इसमें अभी भी हम स्टे लॉन्ग या फिर डिप्स को बाय करने की अप्रोच रखें? जी, सो शॉर्ट टर्म में तो सेक्टर रोटेशन हो ही सकता है, क्योंकि ये सब स्टॉक्स अच्छे खासे चले हुए हैं। बट मेरा मानना ये है कि इस साल में बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में जो एक ब्रॉड बेस्ड रैली थी वो काफी हद तक हो चुकी है, लेकिन जो एनबीएफसी रिलेटेड रैली है वो शायद उसमें थोड़ी और तेजी बरकरार रहे। वो इसलिए क्योंकि अभी जैसे आगे चल के अगर रेट कट्स वगैरह होंगी तो उनका जो अर्निंग्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा वो अभी आना बाकी है, क्योंकि रेट कट्स आना बाकी है। बट कुल मिला के जो अभी तक का रैली फाइनेंशियल सर्विसेज में हुआ है वो इस बात को दर्शाता है कि जो पिछले साल रेगुलेशन और लिक्विडिटी काफी हद तक टाइट कर दी गई थी वो अभी लूजन हो गई है। उसका एक दारोमदार तो ये है कि ओवरऑल ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पिकअप देखने को मिलेगा, जिसका पूरा इकोनॉमी में बेनिफिट होगा, बट फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे पहले होगा। लेकिन जो रेट कट वाले बेनिफिट्स होंगे वो अभी आने बाकी हैं। सो हमारे पोर्टफोलियोज में भी पॉजिटिव फाइनेंशियल्स, पर्टिकुलरली उसमें एनबीएफसीज में हमारा खासा ओवरवेट है। ठीक है, एनबीएफसीज में खासा ओवरवेट हैं आप। गुड आफ्टरनून त्रिदीप जी, मेरा ओवरऑल मार्केट को लेकर सवाल है। आप देखिए सेंसेक्स और निफ्टी पिछले 6 दिनों में ही 8% के करीब चढ़ गया। क्या मार्केट ओवरबॉट है या फिर इस रैली को आप आगे भी कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं? ओवरऑल क्या व्यू है आपका? देखिए, नियर टर्म तो अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखें कुछ 16% की बढ़ोतरी आई है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर आ जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन कुल मिला के इस क्वार्टर में हमको अभी तक कोई डिजास्टर देखने को नहीं मिला है, अर्निंग्स रिलेटेड डिजास्टर देखने को नहीं मिला है। सब इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहा है, इसलिए आपको एक मार्केट में रैली आया है। मेरे ख्याल में मार्केट अभी एक ट्रेडिंग रेंज में रहेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्ट अगर होगा भी तो जो बड़ा डाउनसाइड वाला जो लेग है उससे हम ऊपर आ चुके हैं। एक ट्रेडिंग रेंज में तब तक रहेगा जब तक कि मेरे ख्याल में सेकेंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 26 तक, जब तक कि हमको एक अर्निंग्स अपग्रेड जो हमारी एक सिचुएशन बनी हुई थी टिल मिडल ऑफ लास्ट ईयर वो वापस ना आ जाए। सो कुल मिला के अगले शायद 2-3 महीने एक ट्रेडिंग रेंज में रहे, उसके बाद फिर अर्निंग्स का कार्यक्रम शुरू होगा। ओके अच्छा, इस बीच में अब एक और स्पेस जिसने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है वो है एफएमसीजी। अभी हम अर्निंग सीजन के थिक में एंटर करेंगे। नंबर ज़्यादा अच्छे एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन स्टॉक्स आईटी में भी एक्सपेक्टेड नहीं थे, लेकिन स्टॉक्स चले। क्या एफएमसीजी में भी लग रहा है कि यहाँ से अब मौके ढूंढे जाएं बाइंग के? जी अनुज भाई, पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि कंजम्पशन हमारे हिसाब से 25 का डार्क हॉर्स रहेगा। मतलब ये कि शुरुआती तौर पे वीक रहेगा, बट जैसे जैसे हम ईयर के सेकेंड हाफ में जाना शुरू करेंगे वैसे कंजम्पशन पिकअप आना शुरू होगा। उसका कारण ये कि जो बजट में जो एक सैलरी इंक्रीज और इफेक्टिवली टेक होम इंक्रीज का जो टैक्स बेनिफिट आया उसका इम्पैक्ट आते आते बैक हाफ हो जाएगा, बैक हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 26 हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से इसलिए नियर टर्म अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी नहीं, और उस हिसाब से स्टॉक्स जो हैं धीरे धीरे बॉटम आउट होके आगे चल के जाने की कोशिश, क्योंकि कंपनीज की कमेंट्री थोड़ी सी बेहतर हो रही है टुवर्ड्स द बैक हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 26। अभी भी मुझे लगता है कि ये जो मार्च क्वार्टर के नतीजे हैं और जो जून क्वार्टर के नतीजे हैं उसमें कंजम्पशन में बहुत ज्यादा तेजी शायद ना देखने को मिले, पर उसके बाद जब ये स्टिमुलस का इम्पैक्ट दिखेगा तब मेरा ये एक ऐसा एरिया है जहां पे हम लोग कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में अपने पोर्टफोलियोज में अभी भी ओवरवेट है।
अच्छा दुर्दीप जी, ये ऑटो को देखिए, ये थोड़ा सा वो टैरिफ शॉक से बाहर निकल के आया। एमएनएम ने फिर एक लीडरशिप लेने की कोशिश करी है। अभी मैं मारुति को चार्ट्स पे देख रहा था, आई मीन फ्यू चांसेस ऑफ आई थिंक पुल बैक यहाँ पे भी। अशोक लेलैंड ने कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अच्छा एक सफ़र तय किया है पिछले 5-7 दिन में। एनी टेक्स ऑन टेक ऑन ऑटो राइट नाउ, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, सेंस क्या बन रहा है यहाँ पर इस वक्त? ऑटोज में हम अंडरवेट है। हमारा मानना ये है कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पीरियड से हम बाहर निकल के आ रहे हैं, और इस माहौल में एक कमोडिटी बेनिफिट उनको देखने को मिलेगा इन द वेरी नियर टर्म। नंबर्स शायद उतने बुरे ना आए, लेकिन अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें तो ऑटोज में अगर आप पीवी, सीवीज, 2 व्हीलर्स, इन सब के बारे में इस सब को ऑटोज में विभाजित करें तो इसमें पैसेंजर व्हीकल्स में बहुत ज्यादा तेजी आने की गुंजाइश शायद ना हो। लाइकवाइज इन सीवीज, इसमें जो 2 व्हीलर्स का जो ग्रोथ है वो शायद बेहतर हो। उसमें भी जो पहले ग्रोथ रेट्स हैं उससे शायद कम हो, लेकिन नेट नेट फिर भी नंबर्स शायद बेहतर हो। और दूसरा सेगमेंट जो है वो ट्रैक्टर्स। सो ये दो सेगमेंट में हम रिलेटिवली पॉजिटिव हैं, बट अगर आप हमारा टोटल पोर्टफोलियो पोजीशनिंग देखेंगे तो उसमें ऑटोज और ऑटो एंसिलरीज को मिला के हम अंडरवेट पोजीशन। ठीक है, ये तो ऑटो सेक्टर पे आपकी राय हो गई, लेकिन एक और थीम जो पिछले कुछ सत्रों से चल रहा है, इनफैक्ट आज के सेशन में देखें तो आज भी तेज़ी है, और हम बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले इस पर्टिकुलर काउंटर्स को लेकर। बीएससी देख लीजिए, सीडीएसएल देख लीजिए, डे हाई पर कारोबार करता हुआ सीडीएसएल 0.4% की तेज़ी 1358 पर, इंजनवल, एमसीएक्स सभी में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को लेकर आपकी क्या राय है? यहाँ पे आपने एक्सपोजर बढ़ाया है कि नहीं, कैसे इसको ट्रैक कर रहे हैं आप? तो कैपिटल मार्केट्स में हमारा पहले एक चुनिंदे शेयर्स में एक्सपोजर रहा है, हम उसी को मेंटेन कर रहे हैं, उसमें हम एडिशनली बढ़ाए नहीं है। हमारा मानना यह है कि ओवरऑल काफी हद तक इसमें करंट शेयर प्राइसेस में काफी हद तक पॉजिटिविटी फैक्टर्ड इन है। तो मार्केट में मोमेंटम में शायद कुछ देर और चल जाए, बट मुझे ऐसा बहुत ज्यादा अपसाइड यहाँ से नहीं देखने को मिल रहा है। सम ऑफ देम जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टोरीज हैं उसमें हमने अपने पोजीशन बरकरार रखा है, पर नया पोजीशन यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया है। बिल्कुल। तो इस समय कोई फ्रेश थीम जो आपको अच्छी लग रही है वो इस समय मीडिया स्मॉल कैप में? मेरे ख्याल में इंक्रीमेंटली अगर आप देखें तो आईटी का जो सबसे खराब समय था, विच इज यूएस में डिसीजन अनसर्टेनिटी, गाइडेंस का थोड़ा वीक आना, ये काफी हद तक हो चुका है। तो इसको ये सेक्टर में थोड़ी बहुत जान आ सकती है अगले 6, 9, 12 महीने में, अगर ये जो टैरिफ रिलेटेड टेंट्रम्स हैं ये यहाँ से कम होते हैं। दूसरा, इंक्रीमेंटली कंजम्पशन हमें थोड़ा ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि डार्क हॉर्स है, सो वो थोड़ा सेकंड हाफ में शायद बेहतर कर जाए, तो वहां पे एक डेल्टा आ सकता है। और तीसरा मैं कहूंगा कि ओवरऑल अगर आप पावर रिलेटेड स्टॉक्स को देखें तो वहां पे एक पॉजिटिविटी का रुझान अभी भी है, क्योंकि जो पावर डेफिसिट है वो अभी भी काफी स्ट्रांग है। सो ये 3 एरियाज इंक्रीमेंटली बहुत ज्यादा नए नहीं है, लेकिन जहां हमको लगता है कि अभी भी पॉजिटिविटी काफी पाना बाकी है। ओके, अच्छा त्रिदीप जी, एक दो बास्केट जो कि इस वक्त सुपर स्ट्रांग है, उसमें नो डाउट कैपिटल मार्केट थीम पूरी की पूरी, चाहे वो डिपॉजिट्स हो, एक्सचेंजेस हो, कमोडिटी एक्सचेंजेस हो, इक्विटी एक्सचेंजेस हो, सब काफ़ी डिलीवर कर रहे हैं। प्राइस वाइज काफ़ी स्ट्रांग मूव दिया इसमें, मतलब यहाँ पे आप लोगों ने फिर लोअर लेवल्स पर एडिशन किया है क्या? नहीं, सो इसमें जो हमारे जो चुनिंदे पोजीशंस हैं जो मैंने बताया कैपिटल मार्केट्स में, एक्सचेंजेस में जो हमने पोजीशन बना रखे हैं वो हैं, पर इंक्रीमेंटली हमने उसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमारे हिसाब से कुछ हद तक जो जब वो स्टॉक्स गिरे थे पिछले 1-2 महीने में तब हमने ऐड किए थे, बट अभी अगर आप पूछिएगा कि करंट लेवल्स पे कैपिटल मार्केट्स में ज्यादा ऐड करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से पोजीशन अपना मेंटेन करना चाहिए एज अपोज टू एडिंग मोर, बिकॉज काफी हद तक जो मार्केट का लेवल्स हैं, जो अर्निंग्स हैं, इसी बास्केट को थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे आप, तो नॉन लेंडिंग में ही अगर मैं इंश्योरेंस स्पेस में चला जाऊँ तो वहाँ पे क्या भी होगा आपका? तो इंश्योरेंस वेव में हमारा अंडरवेट कॉल है। हमारा मानना यह है कि इस एरिया में जो रेगुलेशंस हैं वो, और जिस हिसाब से जो एक कंपटीशन आगे चल के बढ़ेगा, उसमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकता है।
इसलिए फिनेंशियल्स के अंदर में सबसे बड़ा जो हमारा पॉजिटिविटी है दैट इज अराउंड एनबीएफसीज, एसेट फाइनेंसियर्स, उस तरीके की कंपनीज में। इंश्योरेंस में हम अभी भी अंडरवेट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिदेव जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार इंडेक्स स्क्रीन पे लेके आइए। 24336। देखिए, एक फियर फैक्टर था, लेकिन बाजार ने शायद उस पर एक बहुत ही जिसे कहते हैं अनुज, एक मिली जुली की और एक सधी हुई प्रतिक्रिया दी। स्टिल हम स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे और डी हाई के आसपास नज़दीक क्लोजर है अनुज। ऐसे में अब कल के लिए रणनीति क्या रखें निफ्टी और निफ्टी बैंक पर, क्या करें? आई थिंक वीरू स्ट्रॉन्ग क्लोज है बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से मार्केट का क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम डे हाई पर बंद हो रहे हैं टेक्निकली। निफ्टी पर अगर आप देखें, इंटरडे हाई 34,359 था, हम 34,340 पर हैं, तो टेक्निकली डे हाई है। मतलब आप डे हाई, एग्जैक्ट डे हाई पे तो होंगे नहीं कभी बंद, तो उस हिसाब से ये क्लोज काफ़ी अच्छी है। और मेरे ख्याल से बहुत समय के बाद निफ्टी ने लीड लेनी शुरू की है वर्सेस बैंक निफ्टी, और आई थिंक ज़रूरी भी है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत चल चुका है, थोड़ा कैचअप की ज़रूरत भी है निफ्टी को। मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है तो कैरी करें। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं, ओवरनाइट रिस्क को थोड़ा सा अगर आपको मिटिगेट करना है तो 24,250 की एक पुट ले लें, वो एक अप्रोच हो सकती है यहाँ पर। और अब रिस्क जो है ना, मुझे लग रहा है कि ग्लोबल नहीं है, ग्लोबल रिस्क तो मोर और लेस खत्म हो चुका है, लेकिन अब ये जियोपॉलिटिकल रिस्क शायद एक हो सकता है। जैसा मैं कह रहा हूँ, क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी एक अगर आप उसको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहें तो। और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, मुझे लग रहा है 54,800 से 55,000 का जोन अगर मिल जाए बैंक निफ्टी पर, तो वो एक बाय जोन होगा, और वो हो सकता है आपको मिल भी जाए, क्योंकि थोड़ी सी आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग शायद कल भी हो सकती है, तो ये एक अच्छा जोन हो सकता है फ्रेश बाइंग के लिए। चलिए, कल की ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आखिर के 1 घंटे में आईआरसीटीसी के काउंटर में भी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। इनफैक्ट डीलर्स मे की सीरीज में खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं, और पोजिशनली उनको लगता है काउंटर में 800-810 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं, यानी करंट मार्केट प्राइस से 4 से 5% तक की अपसाइड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। इसके अलावा एक काउंटर जो आज वीक पड़ा है वो है इंडियन होटल्स। लगातार चलने के बाद अब ये अनवाइंडिंग का शिकार हो रहा है, और कहीं ना कहीं डीलर्स यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्दर सेलिंग डोमेस्टिक फंड्स के द्वारा। और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ से भी काउंटर में 20-25 रुपए की डाउनसाइड आ सकती है, इसीलिए यहाँ वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं अप्रैल और मई फ्यूचर्स में। ओके, चलिए, तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर आपको फोकस में रखना है। आईआरसीटीसी भी है और इंडियन होटल्स यहाँ पर भी फोकस में रहेगा। BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। काबा सर, क्या कैरी करें? बिल्कुल वही कैरी करेंगे जो मेरे ख्याल से जो आज सुबह दिया था 10-10 को अल्केम, उसका टारगेट तो अचीव हो गया, लेकिन अब भी और अच्छा लग रहा है। ट्रेड करा 5234 पर अल्केम। 5,200 का स्टॉप लगाएंगे 34 का। नियर टर्म टारगेट 5,300 के नजर आते हैं अल्केम। एल्केम बाय साइड की ट्रेड गावस सर की तरफ से आती हुई। चंदन, आप बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? बिल्कुल, देखिए मेरा फोकस टीवीएस मोटर पे रहेगा, और बिल्कुल हमने टीवीएस मोटर पे बात की और स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है। मेरा तो इनफेक्ट मानना है इसी काउंटर को BTST के तौर पे लेना चाहिए। सेटअप की बात करें तो वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है लगभग 26 वीक के बाद, और डेली चार्ट में लगातार 10 दिनों से हाई टॉप से हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो टीवीएस मोटर को भी मैं कंटिन्यू करने की सलाह दूंगा। मौजूदा लेवल से बात करें आप तो लगभग 2750 के आसपास के सपोर्ट है, ऊपर में 2920 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, टीवीएस मोटर्स, मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए, सन फार्मा में खरीदारी करके जाएंगे। सन फार्मा के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी चार्ट्स पे देखने को मिला है, तो 1764 के स्टॉप लॉस से सन फार्मा के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, और 1820 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, राजेश सतपथे जी, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? जो मैं LTI माइंट्री LTIM इसको कैरी करूंगा। बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। अगर आप डेली चार्ट देखें तो 2 फॉर्मेशंस दिखते हैं, W फॉर्मेशन एंड डाइवर्जेंस। तो जिस तरह से प्रोजेक्शन दिखता है, इसका इमीडिएट जो हर्डल आएगा वो है करीबन 4,750 4,800 का। सो एट अ लेवल ऑफ 4,550 इट्स अ बाय इन LTIM फ्यूचर। कीप योर स्टॉप लॉस ऑफ 50 पॉइंट। 4,500 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। 4,500 के स्टॉप लॉस के साथ LTI माइंट्री बाय है। आशीष कयाल जी, आपकी पिक बताइए कल के लिए। हाँ, देखिए मेरी पिक होगी SJVN पे। SJVN पे क्लासिक का एक्यूमुलेशन पैटर्न बना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, नेकलाइन का ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक, वॉल्यूम्स पिकअप हुए थे कल के दिन, तो ये कंटिन्यूएशन ट्रेड रह सकता है। टाइम साइकिल पॉजिटिव टर्न हो रहा है, तो SJVN पे बाई की राय होगी। टारगेट है 105 का,
स्टॉप लॉस देख सकते हैं 96.70 का। ओके चलिए अब वीरो के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरो कैसी रही मार्केट ब्रेथ? मार्केट ब्रेथ ठीक थी अनुज, अगर आप कंपेयर करें इंट्राडे शॉक्स को जो हमने ऑब्जर्व किए उसके कंपैरिजन में अच्छी थी मार्केट ब्रेथ। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ अनुज कि आज बहुत सारी और बास्केट्स और थीम्स जो हैं वो एंटर कर रही हैं तेज़ी में। मैं आऊँगा उस पर, लेकिन पहले फिगर समझा देता हूँ। 63 लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग 92 में, दैट्स गुड। और यही एक चीज़ है जो बाजार को बार बार अगर आप देखें एक पुश प्रोवाइड कर रही है। थोड़ा सा बाजार नीचे नहीं आता है, लोग एग्जिट ढूंढते हैं अपने शॉर्ट ट्रेड्स में से और वो बाजार को फिर से एक स्विंग प्रोवाइड करता है। आज हालांकि दिन बिलोंग करता है HCL टेक्नोलॉजीज़ को और पूरे IT को और फार्मा को। HCL टेक्नोलॉजी 7%, अरविंदो फार्मा, ओरेकल फाइनेंशियल टेक, महिंद्रा टाटा मोटर्स। मैं इसी बास्केट का जिक्र कर रहा था, टाटा मोटर्स को देखिए आप हीरो मोटर कॉप, ये अशोक लेन को देखिए, ये ऑटो की थीम ने आज पार्टिसिपेट किया। देन शॉर्ट कवरिंग ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, सोना BLW प्रिसिशन, कोफोर्ज, KPIT टेक्नोलॉजीज, L&T फाइनेंस, यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। देन शॉर्ट बिल्डअप था वोल्टास में, और वोल्टास ये अगर आप देखें कल खबरों पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया, पर आज कंप्लीट कोलैप्स, हेवल्स कंप्लीट कोलैप्स। और इट्स ऑल अबाउट आई थिंक प्लेसमेंट। हेवल्स के साथ साथ ये भी सिंक हो गया। बाकी क्रॉम्पटन ग्रासिम BPCL में शॉर्ट बिल्डअप था। और आखिरी स्लाइड आएगी वो थी आज लॉन्ग अनवाइंडिंग की। मुथूट फाइनेंस, M&M फाइनेंशियल्स, HPCL, श्री सीमेंट, IGL, इन सभी काउंटर्स में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। और कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि आज सुबह सुबह बाजार के सामने एक रिस्क था और थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, वो जो कल का टेरर अटैक था, इंडिया का क्या रिटेलिएशन होगा उसको लेकर शायद बाजार थोड़ा सा आशंकित था। बट होगा मेरे ख्याल से अनुज, मुझे वो 2019 का दिन याद है। और मुझे मेरे ख्याल से हमें अपनी सरकार पे भरोसा रखना चाहिए, प्रधानमंत्री पे भरोसा रखना चाहिए। कैलकुलेट करके हर चीज़ वो कदम उठाएंगे, है ना? बिल्कुल। देखिए वो जो पिछली बार उठाया था, हाँ, कोमल जब वो रिपोर्टिंग कर रही थी ना वहाँ से, वो एग्जैक्टली वो एरिया था जहाँ 2023 के एंड और 24 की बिगनिंग में जब मैं कश्मीर हॉलीडे पर गया था तो मैं वहाँ पर था। तो वो गुस्सा बिल्कुल बनता है उससे, मतलब और मतलब टूरिस्ट हैं आप, एक छुट्टी मनाने गए हैं एक अपने ही देश में एक अच्छी सी पिक्चरस लोकेशन पे, सिर्फ और सिर्फ छुट्टी मनाने के लिए। और जो लोग वहाँ पर गए वीरो, अच्छा जिनकी जान गई उनके लिए तो ऑब्वियसली दुख है, लेकिन जिनकी फैमिलीज़ के साथ ये हुआ और स्पेशली जिन्होंने ये होते हुए देखा, उनकी ज़िंदगी कभी नॉर्मल नहीं होगी, कभी भी। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक ट्रॉमा है जो सिर्फ उनको झेलना होगा। बाकी हम सब को एक गुस्सा आएगा, हम 3 दिन तक गुस्सा करेंगे, हम 1 हफ्ते तक गुस्सा करेंगे, उसके बाद हम एक आध अपने, वो पिक्चर आई थी ना वेंसडे, उसमें वो नसीरुद्दीन शाह वो कहते हैं कि हम थोड़ा अपने आसपास के जो लोग हैं, अपने जानकार जो लोग हैं, उनसे पूछ लेंगे आप ठीक हैं क्या। अगर आपका कोई दोस्त अगर इस समय कश्मीर गया हुआ है, आप उसे फ़ोन करके पूछ लेंगे कि आप ठीक हैं क्या, और उसके बाद हम वापस बैक टू नॉर्मलसी इन फैमिलीज़ को कभी नहीं मिलेगी। तो ये आई थिंक इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब समय आ गया कि हमें इस समस्या का जड़ से इलाज करना पड़ेगा। नहीं, जब मैं ये खबर मैंने देखी सुनी, आपने कहा कि अभी हम आक्रोश, वो स्वाभाविक सी बात है, हमारे शब्दों में आक्रोश लग रहा होगा, चेहरे पे वो दिख रहा होगा। मैं काम नहीं कर पा रही थी सुबह से, आई थिंक हमें से कोई नहीं, वो निकालना पड़ा मुझे अपने पोस्ट पे, तभी जाके थोड़ा सा मैं कंसंट्रेट कर पाए काम को, क्योंकि दिल दहलाने वाली ये तस्वीर है। और जिस तरीके से मतलब आप देखें एक तस्वीर जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिक्र करते हुए मेरे हाथ पाँव और भी गला भी रुंध जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग तस्वीरें सामने। बिल्कुल काफ़ी डिस्टर्बिंग है। हाँ, वो जो ग्राउंड है ना ऊपर, है ना ग्राउंड है, जब अनुज से पूछिए, जब हम कश्मीर गए थे, जब आप पहलगाम में जाती हैं और जब आप चेक इन करेंगे, है ना, तो सबसे पहला जो स्पॉट है वो वही ग्राउंड है जहाँ पे आप जाते हैं घोड़ों से। बड़ी खुशी होती है वहाँ जाकर, वो सफ़ेद सब आइस से ढका हुआ पर्वत दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसा मंजर होगा, कभी नहीं सोचा था मैंने, कभी नहीं सोचा था। वहाँ रैबिट्स के साथ आप फोटो खिंचाते हैं, सब करते हैं, ये सब होता है। और खैर वीडियो सच बताऊँ तो मैंने ये सोचा था पिछले साल कि मैं अगले साल वापस आऊँगा, खैर वो तो अब भूल जाइए। हाँ, उसमें तो मैंने खुद अपनी छुट्टी के लिए एक आइटनरी बनवाई थी, फाइनल नहीं करा था कश्मीर का, और वो बता रहा था मुझे, मैं मेक माई ट्रिप से बात की थी कि फुली पैक्ड था कश्मीर इस वक्त, फुली पैक्ड। रिटर्न फ्लाइट लगभग 19,000 की थी दिल्ली से, आप ये मानिए,
तो फुली पैक्ड था कश्मीर इस वक्त। इसीलिए वो आज रोहन जो स्टोरी बता रहे थे ना, वो सरकार ने, डीजीसीए ने आज हस्तक्षेप किया तो टैरिफ्स थोड़े से अगर आप देखें और रेट्स कम हो गए, अदरवाइज एक समय फ्लाइट्स 24, 25, 30 हज़ार की पहुंच गई थी। हाँ चलिए, खैर जैसा वीरू ने कहा कि थोड़ा एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ एक्शन लिया जाए। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैन अपडेट है क्या? अगर बैन अपडेट है तो वो ले लेते हैं एक बार फटाफट से, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान कॉपर बैन में जाने की तैयारी कर रहा है, 121% पोजिशनिंग, और मन्नापुरम बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहा है, 80% पोजिशनिंग। मार्केट का पंचनामा का टीज़र की बात करते हैं। श्रेया, आज क्या सवाल है? जी, मार्केट का पंचनामा सवाल आज भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। आईटी सेक्टर को लेकर जिस तरीके से आप देखें, आज रिवाइवल फिर से देखने को मिला, हालांकि कल डाउन था, आज फिर से एक तेज़ी। और इस पर ज़्यादा सवाल कोफोर्ज आप देखें, ये पूछ रहे हैं रोहित जी, कोफोर्ज में क्या करना चाहिए? अच्छे खासे प्रॉफिट में है फिलहाल, तो यहाँ से क्या प्रॉफिट बुक कर लें या फिर अभी इसको होल्ड कर सकते हैं? देखिए 4 मई तक तो होल्ड करें, इसके नंबर आएंगे 4 मई के आसपास। आई थिंक इस समय मिड कैप आईटी में एक अच्छा जोश है, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कोफोर्ज में और आप एक बार के लिए 8400 8500 तक का लेवल देख लें तो ये काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक रहा है। सबसे ज़्यादा यही गिरा था, आधा हुआ था। इनफैक्ट इसका 3-6 महीने का चार्ट रखिए ज़रा स्क्रीन पर, 10,000 का हाई था, ये 3 महीने का है, 10,000 का हाई था और 5,970 का, तो आधा तो नहीं लेकिन 40% गिरा था। 40% की करेक्शन हुई थी इसमें, ब्रूटल। और 6,000 से अब 7400 आया। ठीक है, 7400 वाला एक बार वापस 8500 तो जा सकता है मेरे ख्याल से, बिल्कुल जा सकता है। तो लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक बार इस पर रीलुक बनेगा, एक बार जब इसके नंबर आ जाएंगे उसके बाद। सर रोहित अग्रवाल जी बहुत ही ब्रॉडली सवाल पूछ रहे हैं, और ये बहुत ही ह्यूमन टेंडेंसी है। जब आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हो बहुत सारे स्टॉक्स में, तो वो टेम्पटेशन जो होती है कि अब प्रॉफिट बुक कर लें क्या, ये पूछ रहे हैं रोहित जी, ये इससे कैसे बचा जाए, अपने आप को कंट्रोल कैसे किया जाए? ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक में वो प्रॉफिट में, एंड ही इज सेइंग हाउ टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम टेम्पटेशन ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। जी, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये सवाल लाजमी है और उठता भी है। प्रॉफिट बुकिंग आप करें अगर आपको लग रहा है कि ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक वापस गिरने के लिए बढ़ी है, तब तो आप प्रॉफिट बुकिंग करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये मार्केट में अब सब कुछ खत्म हो गया, बॉटम बन गया और अब मार्केट यहाँ से और ऊपर जाने वाली है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी क्लेम करने वाली है, तो प्रॉफिट क्यों बुक करना है? इतना पेन झेला है, थोड़े कुछ दिन गेन भी झेल लेते हैं। मेरा ये मानना है कि निफ्टी में अभी भी थोड़ी बहुत और जगह बाकी है, और खैर ऑल टाइम हाई भी लगना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अभी मार्केट को डिसीजन लेने दीजिए। देखिए, आप कभी पीक प्रॉफिट नहीं बुक कर पाएंगे, इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जादू जो होता है वो इसीलिए होता है कि आपको कभी भी ये फीलिंग आ रही हो कि अब मैं क्या करूं, तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, ताकि उससे एक समय आएगा जहां पर आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर अब मार्केट थोड़ा सा अगर और गिरा भी तो मेरा प्रॉफिट प्रोटेक्टेड है। तो इसके लिए वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के उसको आगे बढ़ें। चलिए, बाकी के सवाल 335 पर हम डिस्कस करेंगे शेयर और मैं। लेकिन मार्केट की क्लोज बहुत शानदार हो रही है, ज़बरदस्त क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते हुए, और जाते जाते एक और स्टॉक OFSS। गाबा सर, ये आपका कल का ट्रेड था, परसों भी यही ट्रेड था आपका, मुझे याद है, और ये थोड़ा आपने उस समय लिया था जब आईटी में मोमेंटम था भी नहीं। क्या व्यू रहेगा अब इस स्टॉक पर? इनफैक्ट आज बहुत अच्छा आपको मिला है ओरेकल फाइनेंस में, जो सेटअप मिला है उसके हिसाब से लगता है कि एक 9,000 या 9,500 भी जा सकता है, लेकिन नियर टर्म टारगेट 9,000 है OFSS पे, टॉप होगा 8,500। मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। एक 150 रुपये का स्टॉक है और करीब 150 रुपये का स्टॉक है, और मेरे ख्याल 200-300 रुपये का प्रॉफिट है, बिल्कुल लेना चाहिए, लेने लायक। ओरेकल फाइनेंशियल्स 8640 पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज, और एक दो पॉकेट्स जो आज अच्छा करके जा रही हैं। एक बार पिडिलाइट रखिएगा स्क्रीन पे, बट थोड़ा सा एक विरोधाभास था। पिडिलाइट भी स्ट्रॉन्ग था आज 6039 पे, देन आपका एशियन पेंट्स भी स्ट्रॉन्ग था, देन आपका ONGC भी स्ट्रॉन्ग था। तो मैं एग्जैक्टली जब स्टैट्स देख रहा था तो थोड़ा सा विरोधाभास कि मैं क्या पिक करूं क्या नहीं पिक करूं डिस्कशन के लिए। तो OMCs बैकफुट पे थी, पेंट स्टॉक्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग थे, और पिडिलाइट में एडेसिव्स में थोड़ा ठीक कर रहा था, बट ONGC स्ट्रॉन्ग था। और आप देखिए जो काउंटर्स एक अच्छा क्लोज दे रहे हैं, टाटा मोटर्स एंड लुक एट मारुति। मैं जिस बास्केट को पिछले 10 मिनटों से मॉनिटर कर रहा हूँ, दैट्स मारुति 11,904 पे एक क्लियर कट ब्रेकआउट, और मारुति ने मेरे ख्याल से बहुत समय बाद मेरे ख्याल से 21 फरवरी के बाद पहली बार इट्स अ क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस फॉर मारुति।
तो एक बास्केट जो अच्छा करके जा रही है वो है मारुति। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल भाई, तो चलिए अब मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और क्लोज अच्छी है मार्केट की, ऑलमोस्ट हाई पर बंद हुए हैं। मगर आप निफ्टी को देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी ज़रूर थोड़ा हल्का बंद हो रहा है, लेकिन निफ्टी 150 पॉइंट गेंस के साथ बंद हो रहा है। उसका कारण है निफ्टी आईटी 1500 पॉइंट की रैली, 4.5% का मूव निफ्टी आईटी में, शानदार मोमेंटम। मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन, क्योंकि स्मॉल कैप इतना नहीं चला, एडवांस डिक्लाइन कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी फेवर में था। 1337 बढ़ने वाले शेयर, 1270 गिरने वाले शेयर। लेकिन एक बार ज़रा सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं वो किस तरीके का रहा। क्लियरली आज का आउट परफॉर्मर निफ्टी आईटी 4.5% ऊपर। अच्छा, उसके अलावा 2-3 और सेक्टर्स अच्छा चल रहे हैं। ऑटोज़ में आज बहुत शानदार मोमेंटम था, करीब 2.25% से ज़्यादा का मूव ऑटो इंडेक्स में था। फार्मा इंडेक्स में करीब 1.5% का मूव था। कैपिटल गुड्स में करीब 1% का मूव था। सीपीएसई इंडेक्स में भी करीब 1% का मूव था। और रियल एस्टेट यहाँ पर भी करीब 1% का मूव आपको देखने को मिला। नीचे क्या थे? फाइनेंशियल्स। पूरे तीनों सेक्टर जो रेड में थे, या तो बैंक या फाइनेंशियल्स या पीएसयू बैंक इंडेक्स, यहाँ पर आज आपको वीकनेस देखने को मिली। तो ये इनफैक्ट रेड में थे। अब इसके बाद आते हैं हम आज के निफ्टी के हीट मैप पर। निफ्टी के हीट मैप में सबसे ऊपर HCL टेक, आज का हीरो ऑफ द डे, आज का हमारा बिग स्टॉक 8% ऊपर। टेक महिंद्रा में भी 4.5% की रैली। टाटा मोटर्स में अच्छी रैली थी। निफ्टी ऑटो की रैली को इसी ने स्पॉन्सर किया इनफैक्ट, 4.5%। विप्रो, इन्फोसिस, M&M, जियो फाइनेंस, मारुति, भारती, ONGC, टाटा स्टील, सन फार्मा, TCS, इन सब स्टॉक्स में शानदार मोमेंटम था। रिलायंस में भी चला आज, BEL चला, इंडसइंड बैंक चला, काफ़ी अच्छे मूव्स थे। नीचे क्या था? थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी आज बैंकों में, ज़्यादातर HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक। ये 4 स्टॉक्स थे जहां आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उस वजह से आज मार्केट में थोड़ा सा बैंक निफ्टी में करेक्शन आया। ग्रासिम एक और स्टॉक था जहां आज हल्की सी आपको मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर मार्केट की एक अच्छी क्लोज और क्लियरली आज का स्टार निफ्टी आईटी। जी, निफ्टी आईटी की बदौलत आपको ये डाइवर्जेंस दिखाई दिया, जहां निफ्टी बैकफुट पे आया, लेकिन निफ्टी आईटी के स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन, एफएमसीजी और फार्मा के स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन की बदौलत निफ्टी स्ट्रॉन्ग रहा। खैर, कल है गुरुवार, यानी अप्रैल सीरीज़ की, इस बहुत ही वोलेटाइल सीरीज़ की आज मतलब कल एक्सपायरी की हम तैयारी करेंगे। रोलोवर्स क्रिस्टल्स क्या कहते हैं, उन सब पे बातचीत करेंगे कल सुबह मुनाफे की तैयारी में। और अगर आपका कोई प्रश्न है, पूछना चाहते हैं आप आज के बाजार के इस ट्रेडिंग पैटर्न पे, अपने इन्वेस्टमेंट कॉल्स पे, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मार्केट का पंचनामा में शेयर अनुज के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह मॉर्निंग कॉल, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।